हमारी कहानी का प्रोटोगोनिस्ट लिन तियन रिनकार्नेट हो जाता है एक गॉब्लिन के रूप में, जो कि लोएस्ट रैंक है मैजिकल क्रीचर्स में, और शुरू में उसे छुप के रहना होता है। बाद में उसने अनलीश किया गोब्लिन का असली नेचर। गॉड्स के ब्लेसिंग और सिस्टम की वजह से उसके जितने बच्चे होंगे वो उतना ही ताकतवर बनता जाएगा। हमारी कहानी एक डिमली लिट केव में शुरू होती है, जहां वो मॉन्स्टर्स रेंगते हैं जिनसे हम नफरत करते हैं। अभी वो लोग अपने चीफ की मौत का जश्न मना रहे हैं। लीडर की मौत के साथ ही एक मौका आता है उसका हथियार और बाकी की पोजेशंस को हथियाने का। जो बड़ा गॉब्लिन जमीन पर पड़ा है वो उन गॉब्लिन्स का चीफ था, और जो छोटे छोटे गॉब्लिन्स उसकी बॉडी को लूटने की कोशिश कर रहे हैं वो दिमाग से खाली हैं। उनको ये तक समझ नहीं आ रहा है कि उस वुडन क्लब को कौन लेगा। दो छोटे गॉब्लिन्स ने तय किया कि चीफ कौन बनेगा, और उनके पास ये तय करने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वह है लड़ाई। जो बचेगा वही सही। अगर तुम गॉब्लिन्स को लड़ते हुए देखो तो अपनी आंखें बंद कर लेना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होते हैं। वो स्क्रैच करेंगे, बाइट करेंगे और हर गंदा तरीका अपनाएंगे एक दूसरे को हराने के लिए। बाकी की गॉब्लिन लेयर की बात करें तो वो नेचुरली उस वायलेंस को सपोर्ट करते हैं। वो एक सर्कल बनाएंगे और लड़ने वालों को चीयर करेंगे कि वो एक दूसरे को खत्म कर दें। उस ऑडियंस में से एक गॉब्लिन को याद आया कि चीफ ने केव के अंदर कुछ अनटच्ड प्रे छोड़ी हुई है। अब जब कोई ऑफिशियली उस प्रे का मालिक नहीं है तो वो उसे खुद के लिए ले सकते हैं। मगर इस प्लान में एक दिक्कत है। एक बंदा वहां पर बहुत ही फियर्सली प्रे की गार्डिंग कर रहा है। वो जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो अभी वापस जाने वाला है प्रे वाली जगह पर पहरा देने। ये बंदा भी गॉब्लिन ही है, लेकिन बाकी गॉब्लिन्स की तरह नहीं। जब वो प्रे की तरफ बढ़ता है तो बाकी गॉब्लिन लेयर उसे घृणा और नफरत से देखते हैं। सब उसे प्रे के गार्डियन के रूप में जानते हैं, जो कि एक डिस्गस्टिंग क्रीचर है जो खुद को इंसानों की तरह ढकता है। कुछ गॉब्लिन्स का मानना है कि वो सिर्फ खुद के लिए प्रे को संभाल कर रख रहा है, तो सबने वही सोचा, बस उस गार्ड को फॉलो करते रहो जब तक वो प्रे तक ना पहुंच जाए। लेकिन कुछ ज्यादा होशियार गॉब्लिन्स थोड़ा और इंतजार करना चाहते थे, क्योंकि कुछ गॉब्लिन्स पहले ही केव में अंदर चले गए थे प्रे को ढूंढने के लिए चीफ के मरने के बाद। वो लोग टफ गॉब्लिन्स थे। जब लड़ाई शुरू होगी तो ये होशियार और सावधान गॉब्लिन्स बीच में कूद पड़ेंगे। बेशक वो आउटकास्ट गॉब्लिन ने सब सुना जो ये बदमाश उसकी पीठ पीछे कह रहे थे। तभी उसने चीखें और एक औरत की मदद की डेस्परेट पुकार सुनी जो केव के अंदर से आ रही थी। इसने उस आउटकास्ट को जितनी तेजी से हो सके दौड़ने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने चीफ के कमरे के एंट्रेंस पर नजर डाली, वो मदद की पुकार और तेज हो गई। आउटकास्ट ने अपनी जिंदगी में सबसे तेज दौड़ लगाई और अंधेरे कमरे में घुस गया। प्रे अपनी जान बचाने की लड़ाई लड़ रही थी और गॉब्लिन्स ने उसे जमीन पर दबा रखा था। वो गॉब्लिन बच्चों को जन्म नहीं देना चाहती थी। वो बदमाश गॉब्लिन्स और प्रे ने एक साथ आउटकास्ट को आते हुए देखा। वो औरत रोने लगी और ज्यादा डेस्परेट होकर मदद की भीख मांगने लगी, जबकि गॉब्लिन्स की गर्म सांसें और गंदे हाथ उसके शरीर को छू रहे थे। आउटकास्ट ने उन गुंडे गॉब्लिन्स से उसे छोड़ देने की अपील की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। इस कमरे में हर तरह के क्रीचर्स की हड्डियां बिखरी हुई थीं। कमरे का सबसे बड़ा गॉब्लिन फ्रीक आउटकास्ट के सामने खड़ा हो गया, ये दावा करते हुए कि चीफ की मौत के बाद प्रे अब उसकी है। अगर ये फ्रीक इससे असहमत है और उसकी प्रे लेने की हिम्मत करता है तो वो इन गुंडे गॉब्लिन्स के हाथों मर सकता है। 3 गुंडे आगे से उस पर हमला करने के लिए दौड़े। वो अनाड़ी थे, मगर उनके पास नंबर्स का एडवांटेज था। डॉज करना ही एकमात्र विकल्प था। आउटकास्ट यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये लो लेवल गॉब्लिन्स उसे इतनी मुश्किल दे रहे हैं। वो अनाड़ी उसकी स्किन को स्क्रैच कर रहे थे, उसके क्लोक को फाड़ रहे थे, मगर आउटकास्ट ने दांत भींचे और डट गया। वो यहाँ मर नहीं सकता। उसकी जर्नी तो बस शुरू हुई है, उसे जिंदा रहना है। उसकी डेस्परेशन ने गॉब्लिन्स का खून जमीन पर बिखेर दिया। जैसे ही पहला गॉब्लिन मारा गया, बाकी दो डर से सहम गए कि अगला उनका नंबर है। आउटकास्ट ने अपना खराब सा बना डैगर निकाला, एक को नीचे गिराया और दूसरे 2 को डरा दिया। उसने जंग खाए हुए ब्लेड को उठाया और धमकी दी कि अगर वो तुरंत नहीं गए तो मारे जाएंगे। ये बदमाश सिर्फ तब टफ बनते हैं जब उन्हें लगता है कि वो दुश्मन पर भारी पड़ सकते हैं, मगर असली खतरे का सामना होते ही ये 100% घुटने टेक देते हैं। यही अब हो रहा है। वो लोग बड़े घमंड से कह रहे थे कि प्रे उनकी है, मगर पहले ही हथियार की झलक ने उन्हें अपनी पैथेटिक जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर कर दिया। मिस्टर आउटकास्ट ने राहत की सांस ली। उसका एड्रेनलिन पूरे उफान पर था। लड़की उसके पास आई और पूछा कि क्या वो ठीक है और उसे फिर से बचाने के लिए शुक्रिया कहा। बाकी गॉब्लिन्स के अनलाइक मिस्टर आउटकास्ट ने कभी उस पर हाथ भी नहीं रखा था। वो अपनी जान भी दांव पर लगा देता उसे बार बार बचाने के लिए। लड़की नहीं चाहती थी कि उसे कुछ हो या उसे कोई नुकसान पहुंचे, क्योंकि वो बाकी गॉब्लिन्स जैसा नहीं है। लड़की ने यह बात कही और हमेशा से ऐसा ही रहा है। मिस्टर आउटकास्ट भी कभी इंसान हुआ करता था। उसने पहली बार उसी मिजरेबल रूम में अपनी आंखें खोली थी जहां प्रे को छिपाया गया था। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि डंप ट्रक से टकराने के बाद उसे गॉड से मिलने के बजाय एक अलग दुनिया में एक सिस्टम के साथ रीइंकार्नेट किया जाएगा। भले ही उसके पास एक ओपी सिस्टम है, मगर अभी तक वो पूरी तरह एक्टिवेट नहीं हुआ है।
अपने कुछ स्टैट्स देखने के अलावा सिस्टम के पास कोई और यूजफुल फंक्शंस नहीं दिखते। हालांकि पिछले कुछ दिनों में वो खाली नहीं बैठा। वो इस महिला प्रे से काफी समय से बातें कर रहा था और उसके द्वारा बताई गई कहानियों और फैक्ट्स से मिस्टर आउटकास्ट को इस मिस्टिकल वर्ल्ड की कुछ समझ आई है। जिस दुनिया में वो पहले रहता था, उसके अनलाइक इस रेल्म में जो गॉड ने बनाया है, कई शक्तिशाली रेसेस, क्रीचर्स और मॉन्स्टर्स रहते हैं, जैसे कि मैजेस्टिक ड्रैगन्स और इंसीडियस डीमंस। इंसानों ने अपनी फियर्स स्ट्रेंथ से इस वॉरिंग कॉन्टिनेंट पर अपनी जगह बना ली है। जहां तक उस गॉब्लिन रेस का सवाल है जिसमें उसका रीइंकार्नेशन हुआ है, उन्हें रियल में सबसे कमजोर और गंदे मॉन्स्टर्स के रूप में देखा जाता है। इसका रिफ्लेक्शन उसकी लो स्टैट्स में भी दिखता है। यहां तक कि इस केव के गॉब्लिन्स में भी वो रॉ पावर में सबसे लोएस्ट परसेंटाइल में आता है। मिस्टर आउटकास्ट का नाम लिंथियन है और वो एक लेवल 5 गोब्लिन है जिसके पास गॉड्स ब्लेसिंग है। उसकी कोई क्लास नहीं है और उसकी स्टैट्स भी बहुत खराब है। उसके पास एक रेशियल स्किल है, जीन डिवावर, और एक रफ स्टोन नाइफ। उसकी कुल कॉम्बैट पावर सिर्फ 30 पॉइंट्स है। पिछले कुछ दिनों में उसने सीखा कि गॉब्लिन के रूप में स्ट्रॉन्गर होने का एक पक्का तरीका है और वो है लड़कियों के साथ मेट करना। गॉब्लिन्स के पास कांस्टेंट मेटिंग और रिप्रोडक्शन के थ्रू मजबूत बनने की क्षमता होती है, लेकिन उनकी रेस फीमेल ऑफस्प्रिंग पैदा करने में सक्षम नहीं है। इसीलिए रिप्रोड्यूस करने के लिए उन्हें सिर्फ दूसरी फीमेल क्रीचर्स के साथ मेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी लूटपाट और छीना झपटी में गुजरती है। लेकिन लिन एक मॉडर्न वर्ल्ड का ह्यूमन हुआ करता था और ऐसी घिनौनी चीजें करना उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। लड़की ने उसे कोने में डिप्रेस्ड बैठे देखा और कहा कि चिंता मत करो। इतने दिनों साथ रहने के बाद वो उसकी फीलिंग्स समझने लगी थी। अब लिन तियन अलग है और वो इन घटिया गॉब्लिन्स के बीच नहीं रहना चाहता। उसकी मिजरेबल आंखों में एक नजर डालते ही ये साफ हो गया कि लड़की का अनुमान एकदम सही था। उसने उसे यकीन दिलाया कि जब नाइट ऑर्डर उसे बचाने आएंगे तो वो ट्रूप्स को बताएगी कि लिन तियन ने उसकी जान बचाई। नाइट ऑर्डर हमेशा फेयर और जस्टिस के साथ होता है। वो लोग लिन तियन को विलेज में पीसफुली रहने का मौका जरूर देंगे। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो ये आइडिया इतना बुरा नहीं लग रहा है ना। लड़की ने सचमुच एक फीजिबल आइडिया पेश किया। भले ही वो अभी तक अपना सिस्टम एक्टिवेट नहीं कर पाया हो, उन्हें बस ह्यूमंस के लेयर ढूंढने और लड़की को बचाकर प्रोटेक्शन में लेने तक का इंतजार करना होगा। लिन को पहले जिंदा रहना होगा और फिर धीरे धीरे सिस्टम एक्टिवेट करने और उसके काम करने के तरीके को समझना होगा। इससे पहले कि ये सब हो पाए, उन्हें कुछ बदमाशों से लड़ने की जरूरत होगी, क्योंकि बाकी गॉब्लिन्स ने प्रे का स्टैश पता कर लिया होगा। अब जब गॉब्लिन्स फिर से लूटने वापस आ रहे थे, लिन तियन ने जल्दी से पिंक हेयर्ड लेडी को उसकी डेजिग्नेटेड हाइडिंग स्पॉट में छिपने के लिए कहा, जो रॉक्स के पीछे थी। उसने देखा कि लिन तियन ने अपना रफ स्टोन नाइफ निकाला, एक डेस्परेट गोर गॉब्लिन ह्यूमन से भागते हुए, और किसी के साथ मेट करने की फिराक में था ताकि वो स्ट्रॉन्गर बन सके और मारा न जाए। शुक्र है उसकी डेस्परेट और स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट करना आसान था और लिन तियन ने तेजी से गोर गॉब्लिन का गला काट दिया। एटलीस्ट अब उन्हें पता चल गया कि कुछ ह्यूमंस ने लेयर में एंट्री कर ली है। ये लोग शायद लड़की को रेस्क्यू करने आए हैं। वो तुरंत उठी और कैवन के एग्जिट की तरफ भागी, एक्सपेक्टिंग कि माइटी होली ऑर्डर की रेस्क्यू टीम उसे बचाने आए होगी। लिन तियन भी उसके साथ चल पड़ा। जब वो उस जगह पहुंचे जहां एक्शन हो रहा था, दोनों ने देखा कि एक नाइट जिसने हैवी आर्मर और एक रेस्प्लेंडेंट क्लोक पहना हुआ था और एक ही सोर्ड स्लैश में कई गॉब्लिन्स को काट रहा था। लिंटन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने पावरफुल ह्यूमन को देखकर डर महसूस करे या राहत। लोडर एक लेवल 25 ह्यूमन सोर्ड्समैन है जिसके पास ढेरों स्टैट्स हैं। उसकी स्किल्स में सोर्ड शी स्लैश, सोर्ड डांस और होली स्किल सोर्ड रिटर्न टू हेवन शामिल है। वो जजमेंट सोर्ड और प्लेटिनम आर्मर से लैस है और उसकी ओवरऑल कॉम्बैट पावर 400 पॉइंट्स है। अगर इसे लिन तियन के 30 पॉइंट्स से कंपेयर किया जाए तो डिफरेंस चौंकाने वाला है। ये पहली बार है जब उसने इस दुनिया में आते समय इतने हाई एट्रीब्यूट्स देखे थे। क्या लॉर्डर सच में इंसान है? लड़की बिना किसी हेजिटेशन के नाइट की तरफ भागी, मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए और उसे कमांडर बुलाते हुए। मीनवाइल लिन तियन मरे हुए गॉब्लिन्स को देख रहा था जो पूरे इलाके में बिखरे पड़े थे। फिर उसने अपनी नजर उठाई और कुछ और भी ऑड और अलार्मिंग देखा। नाइट ने अपना जजमेंट स्वॉर्ड उठाया था, जैसे वो उस कैप्टिव को मारने वाला था जिसे लिन तियन कई दिनों से प्रोटेक्ट कर रहा था। उस छोटे आउटकास्ट गॉब्लिन ने स्वॉर्ड की ट्रेजेक्टरी से लड़की को धक्का देकर बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। वो दोनों ऑकवर्डली साइड में जा गिरे। जमीन पर गिरने की तकलीफ का सामना करना पीठ से कटने से तो बेहतर ही है ना? लिन तियन कंफ्यूज्ड और डरा हुआ था। ये लोग यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आए हैं, राइट? तो फिर ये अपने ही इंसान पर तलवार क्यों चला रहे हैं? शायद केव में अंधेरा होने के कारण उन्होंने लड़की को भी गॉब्लिन समझ लिया होगा। लोडर ने उन विक्टिम्स को देखा जो उसके अटैक से शर्मनाक तरीके से बच निकले थे। लड़की ने कमांडर से अपील करने की कोशिश की। उसने खुद को केलिया कहते हुए इंट्रोड्यूस किया, लेकिन स्कम नाइट ने बस उसे चुप रहने को कहा। ऑफ कोर्स उसे पहले से पता था कि ये वही लड़की है, लेकिन लोडर ने यह आकलन किया कि गॉब्लिन्स ने उसे पहले ही डिफाइल कर दिया होगा। वो सोचता है कि शायद अब वो गॉब्लिन का लिटिल इविल स्पॉन भी कैरी कर रही होगी। उसे लगता है कि एक फिल्थी चीज
चीज से मर्सी की उम्मीद करना किसी रिस्पेक्टेड नाइट से मजाक जैसा है। उसने निडर होकर उस बेचारी लड़की से कहा कि वो अपने पापों के लिए ग्रेट होली मदर से प्रायश्चित करे। केलिया डर और बेबस महसूस कर रही थी। वो कमांडर की क्लोक को खींचते हुए प्लीड कर रही थी। उसने जोर देकर कहा कि हाँ, उसे कैप्चर किया गया था, लेकिन गॉब्लिन्स ने उसे डिफाइल नहीं किया। उसने लिन तियन की ओर इशारा किया और कहा कि इस ब्रेव लिटिल गॉब्लिन ने उसे बचाया था, जिसकी वजह से वो बाकी लेयर से सेफ रही। लोडर ने उसकी एक्सप्लेनेशन का मजाक उड़ाया। उसने कहा कि अगर तुम्हें कहानियां बनानी है तो कम से कम बिलीवेबल बनाओ। कोई भी मूर्ख ये नहीं मानेगा कि एक गॉब्लिन ने केलिया की हिफाजत की, लेकिन अब वो जा सकती है और इन घटिया और नफरत करने वाले क्रीचर्स के साथ अपने अंत का सामना कर सकती है। लिन तियन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। क्या ये सच में इस दुनिया में इंसानों की मोरालिटी है? कुछ उसे चलने और भागने के लिए मजबूर कर रहा था। उसने केलिया को पकड़ा और केव के दूसरी तरफ के एग्जिट की ओर भागा ताकि इस सिचुएशन से बाहर निकल सके। एक सिंपल वुडन क्लब का इस्तेमाल करते हुए उसने लोडर के जजमेंट सोर्ड से टकराने का इरादा किया, इस उम्मीद में कि वो थोड़े समय के लिए समय खरीद सके। उसे इस आउटकम की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसे ही नाइट की तलवार उसे बीच से काटने वाली थी, एक मिस्टीरियस ग्लो कमरे में फैल गई और पूरे इलाके को रोशनी से भर दिया। एक एंजेलिक वॉइस ने लोडर को रुकने के लिए कहा और नाइट ने कंप्लाई करते हुए अपने हमले रोक दिए और चुप हो गया। मीनवाइल लिन तियन को एक गोल्डन लाइट स्फीयर ऑफ प्रोटेक्शन में इनकेस कर दिया गया था। एक ब्लॉन्ड वुमन जिसने होली वेल पहना हुआ था और जो गोल्डन मैजिक को कंट्रोल कर रही थी, वह चारों ओर से हेविली आर्मर्ड सोल्जर से घिरी हुई थी। उसे लिन तियन में कुछ अजीब लगा। केलिया ने उस एंजेलिक वुमन को होली मेडन बुलाया। वो होली मेडन की ओर उम्मीद भरी निगाहों से रेंगते हुए पहुंची। होली मेडन ने उसे खुले दिल से एक्सेप्ट किया और उसे उठाकर कमांडर लोडर को सौंप दिया। फिर अपनी अटेंशन उस गॉब्लिन की ओर मोड़ी जो उसके गोल्डन मैजिक में एनकेज्ड था। उसने पूछा कि क्या वो उसकी बातें समझ सकता है। लिन तियन को जितना पता है, इस महिला का नाम होली मेडन अफ्रा है, जो उस टेंपल की स्पोक्स पर्सन है जिसके बारे में केलिया ने उसे बताया था। अगर उसे इस जगह से निकलना है तो यही उसकी एकमात्र उम्मीद हो सकती है। लिन तियन खड़ा हुआ और होली मेडन की पहचान कंफर्म की। उसने असर्ट किया कि वो इस दुनिया का कोई मॉन्स्टर नहीं है और वो पहले इंसान हुआ करता था। वो बस एक अजीब एक्सीडेंट की वजह से गॉब्लिन बन गया है। उसने कहा कि अगर होली ऑर्डर उसे अपने साथ ले चले तो वो सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता है। लोडर को मानना पड़ा कि ये छोटा गॉब्लिन बाकी गॉब्लिन से काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहा था जिन्हें उसने मारा था। इंटेलिजेंट गॉब्लिन्स काफी रेयर होते हैं। एफ्रा ने भी कहा कि गॉब्लिन्स यूजुअली बेवकूफ और नीच क्रीचर्स होते हैं जो इतनी फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हैं और ना सोच पाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये छोटा गॉब्लिन शायद होली मदर का कोई गिफ्ट हो सकता है। होली मेडन ने जेंटली केलिया की तरफ देखा और कंफर्म किया कि क्या ये गॉब्लिन सच में हार्मलेस है। लड़की ने पूरी ताकत से लिन तियन के लिए कैंपेन की, बताते हुए कि न सिर्फ उसने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि बाकी गॉब्लिन से उसे बचाया भी और उसके लिए खाना भी अरेंज किया। अफ्राय मुस्कुराई और डिसाइड किया कि क्योंकि ये छोटा गॉब्लिन इतना स्पेशल है, वो इसे टाउन ले जा सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन लेने से पहले थरो स्टडीज की जाएंगी। उसने लिन तियन की तरफ देखा और पूछा कि क्या वो इस अरेंजमेंट से ठीक है। लिन तियन के पास और कोई चॉइस नहीं थी। उसने होली मेडन पर भरोसा किया, जो कि एक काइंड और एम्पैथेटिक फिगर के रूप में जानी जाती थी। उसने होली ऑर्डर के साथ चलने के लिए अग्री कर लिया। उसे बस इतना रिलीफ था कि फाइनली उसे कोई मिला जो कि उसकी बात सुनने को तैयार था। इस लेयर में रुकने का मतलब था सिर्फ मौत। एटलीस्ट वो एक ह्यूमन टाउन जाकर अपनी इनोसेंस प्रूव कर सकता था। अफरा ने अपना हाथ उठाया और एक अजीब इशारा किया। उस हल्की मूवमेंट से लिन तियन को पकड़ने वाली गोल्डन डिफेंसिव स्फीयर घुल गई। उसने पलटकर सबको केव से बाहर निकलने का ऑर्डर दिया। लिन तियन अफरा के पास आकर उसके काइंडनेस के लिए थैंक करता है और वादा करता है कि जल्द ही वो उसका सटीक तरीके से रण चुकाएगा। लेकिन तभी होली मेडन के चेहरे पर एक ट्विस्टेड स्मग स्माइल उभर आई। लिन तियन ने स्किन और फ्लैश में ब्लेड घुसने की आवाज सुनी। उसने देखा कि इंसानी खून अचानक से फर्श पर फैल गया है। लोडर ने केलिया के पेट में छुरा घोंपा था। जैसे ही लिन तियन ने मुड़कर देखा, उसे वो नजारा मिला जिसमें वो लड़की जिसने रेस्क्यू की उम्मीद में इतने दिन काटे थे, अपने फेलो ह्यूमंस के हाथों गिर रही थी। लोडर ने फिर से उसे पेट में छुरा घोंपा। शायद उसे लगता था कि केलिया गॉब्लिन का बच्चा अपने पेट में लिए हुए थी। लिन तियन इस घिनौने मंजर को देखकर एकदम से स्पीचलेस और स्तब्ध हो गया था। फिर उसने ईफ्रा की एंजेलिक वॉइस सुनी जो डिमांड कर रही थी कि लिन तियन टाउन पहुंचने पर उसे अच्छे से रीपे करे। उसने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा डिमोनिक बात कभी नहीं सुनी थी। एक हफ्ते बाद एक पीसफुल टाउन के क्लियर ब्लू स्काई के नीचे प्लाजा बेल बज रही थी जो टाउन्सफोक का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। टाउन स्क्वायर में एक स्टेज सेटअप किया गया था जहां होली ऑर्डर का कमांडर लोडर विलेजर्स को एक जोशीला भाषण दे रहा था। उसने गॉड के बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले गॉब्लिन रेड ने ब्राइट टाउन को कितनी बड़ी हानि पहुंचाई थी। गॉब्लिन्स ने स्नीकी अटैक से ब्राइट टाउन के 30 रेजिडेंट्स का कत्ल किया था, जो कि होली ऑर्डर की अथॉरिटी को चुनौती देने वाली एक अनफॉरगिवेबल घटना थी। यह सुनकर टाउन्सफोक ने उन गॉब्लिन्स के खिलाफ फिर से अपनी हेल्पलेसनेस और एंगर को महसूस किया।
वो डिमांड करने लगे कि खून के बदले खून और आंख के बदले आंख। इंसान और गॉब्लिन्स हमेशा से दुश्मन रहे हैं। लोडर ने आगे कहा कि होली ऑर्डर ने टेम्पल की तरफ से इन हेटफुल गॉब्लिन्स को खत्म कर दिया है और सक्सेसफुली उन मासूम विलेजर्स का बदला ले लिया है। होली मेडन ने आगे आकर लोगों से टेम्पल के लिए प्रार्थना जारी रखने और खुद को पूरी तरह से टेम्पल को समर्पित करने की अपील की। उसकी एंजेलिक प्रेजेंस ने टाउन्सफोक को एक सिंबल ऑफ होप और प्यूरिटी से नवाजा, जैसा कि उसने वादा किया कि टेम्पल हमेशा अपने डिवाउट फॉलोअर्स की रक्षा करेगा। टाउन्सफोक ने इस एक्ट को खुशी से अपनाया और नाइट्स और टेम्पल की जयकारे लगाने लगे। इस बीच होली मेडन के क्वार्टर्स में माहौल काफी डार्क था, जो उसकी स्टेटस और उसके रिप्रेजेंटेशन से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। एक एसोटेरिक टेक्स्ट देखते हुए जिसमें कुछ अजीब डायग्राम्स और मैजिकल स्क्रिप्ट्स थे, उसने आज के सरमन की सफलता पर राहत की सांस ली। हमेशा की तरह लोग आज भी उतने ही फूलिश थे। एक रेड वायल ऑफ लिक्विड पकड़े हुए अफरा अपनी कैजुअल वेयर में खुश थी कि टाउन्सफोक अब टेम्पल के लिए और भी ज्यादा डिवाउटली प्रे करेंगे और उसके कॉज के लिए और भी ट्रिब्यूट्स चढ़ाएंगे। वो खुद से बात नहीं कर रही थी क्योंकि एक हफ्ते से कोई उसके क्वार्टर्स में कैद था। उसके कैप्टिव की आवाज सुनते ही उसकी अदरवाइज सक्सेसफुल प्रोपेगेंडिस्टिक वेंचर का सारा मजा किरकिरा हो गया। अर्लियर लिन तियन को बांधा गया था, उसके मुंह पर मेटल मास्क डालकर उसे साइलेंस किया गया, हर तरह से टॉर्चर किया गया, उसकी बाईं आंख निकाल दी गई और उसे इंसानियत के नाम पर सबसे ज्यादा अमानवीय ट्रीटमेंट दिया गया। दीवार पर लटके हुए उसने अपनी ब्लड शॉट आई से विच को गुस्से से देखा, जिसने उसे इस हेल से गुजारा था। फ्रेया उसे पूरी बेरुखी से देख रही थी। गॉब्लिन का अभी भी जिंदा रहना उसकी स्ट्रॉन्ग वाइटैलिटी का सबूत था। कोई ताज्जुब नहीं कि टेम्पल इन पेस्की गॉब्लिन्स को कॉन्टिनेंट से इरेडिकेट नहीं कर पा रहा था। अब क्योंकि उसके के पास थोड़ा टाइम था, उसने सोचा कि क्यों ना गॉब्लिन्स पर पॉइजन का असर देखा जाए। उसकी एंजेलिक वॉइस में इतनी गंदी बातें सुनकर लिन तियन को अंदर से घिन महसूस हुई। उसने गुस्से में चिल्लाकर अफरा पर उसे धोखा देने का इल्जाम लगाया, जैसे उसने ब्राइट टाउन के सभी लोगों को दुखे में रखा था। उसने तो केलिया जैसी इनोसेंट सर्वाइवर को भी मार डाला। यही है उनका सो कॉल्ड होली ऑर्डर, यही है उनका सो कॉल्ड ह्यूमन जस्टिस। होली मेडन के खिलाफ बोलने का कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि लिन तियन के मुंह में एक लकड़ी की छड़ी डाल दी गई, जिससे लिन तियन खून उगलने लगा। अफरा को बड़ा अजीब लगा कि एक वीक बेकार प्राणी जैसे लिन तियन, एक लस्टफुल गॉब्लिन, ने उसकी ह्यूमन जस्टिस पर सवाल उठाने की हिम्मत की। उसकी नजर में इस छोटे गॉब्लिन ने केलिया को बिविच्ड कर लिया था। एक लड़की का एक मामूली गॉब्लिन के लिए बोलना इंसानियत और होली ऑर्डर के साथ बिट्रेयल था। उसकी मौत उसकी आखिरी लॉयल्टी थी। होली मेडन पहले से कन्विंस थी कि गॉब्लिन्स इस कॉन्टिनेंट पर सिर्फ पेस्ट्स थे। वह एक ऐसी नस्ल थी जो किसी काम की नहीं थी और सिर्फ ग्रीफ लाती थी। एक होली मेडन का एक गॉब्लिन से बात करना अपने आप में एक बहुत बड़ा फेवर था। उसने सोचा कि लिन तियन को नफरत से भरने की बजाय ज्यादा अप्रिशिएटिव होना चाहिए। उसे अपने छोटे और डिस्गस्टिंग शरीर का इस्तेमाल इंसानों और होली ऑर्डर के एक्सपेरिमेंट्स में योगदान देने के लिए करना चाहिए था। अफरा का हाथ गोल्डन ग्लीम से चमका और लिन तियन के पीछे एक मैजिकल सर्कल उभर आया। उस स्पेल की आग की वजह से उसे एक अनबेरेबल पेन हुआ। उस मैजिकल फायर ने उसकी नफरत को जला दिया और उसे पूरी तरह से होपलेस कर दिया। लिन तियन ने खुद से पूछा, क्या यही अंत है? क्या वो ऐसी मिजरेबल मौत मरने वाला है? शायद ये उसकी ही गलती थी कि वो इतना फूलिश था। एक इंसान से रीइंकारनेट होकर वो एक लो लेवल गॉब्लिन बन गया था, लेकिन उसके बाद भी उसने अपने ह्यूमन कंपैशन होल्ड किया, बिलीविंग कि होली ऑर्डर सच में राइचियस और काइंड था। उसकी वीकनेस और नाइविटी उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक्स थीं, जो उसे होली मेडन के टॉर्चर तक ले आई थी। ब्राइट टाउन के ह्यूमन विलेज में वापस लाए जाने के बाद लोडर और अफरा ने उसे हर तरह से टॉर्चर किया, उससे खिलवाड़ किया। चाहे उसने जितनी भी प्लीडिंग की, उन्होंने कभी उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। आखिरकार लिन तियन ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाया और एक सैडिस्टिक विच और उसकी डिप्रेव्ड इंक्लिनेशंस के हाथों मर गया। उसकी दूसरी मौत बेहद दर्दनाक थी। ये सबसे बुरा तरीका था मरने का। अगर उसे एक और मौका मिला तो उसने कसम खाई कि वो ह्यूमंस पर कभी ट्रस्ट नहीं करेगा। अगर उसे एक दूसरा मौका मिलता तो वो इसे सही तरीके से करता। गॉब्लिन लिन तियन उनके बोन्स को पीस डालता और उनका खून ड्रेन कर देता। वो उन्हें उतनी ही तकलीफ देता जितनी उन्होंने उसे दी, उसे इंसैनिटी के कगार पर पहुंचाकर। पर खैर, ये सब तभी हो सकता है अगर वो फिर से जी सके। लिन तियन ने अपने ब्लड शॉट आईज कंफ्यूजन में खोले। उसने लेफ्ट और राइट देखा और जिंदा होने का एहसास किया। इतने दर्दनाक और ट्विस्टेड एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी वो कैसे जिंदा था और वो कहाँ था? उसके सवाल का जवाब देने के लिए सिस्टम तुरंत प्रकट हुआ और बताया कि गॉब्लिन लाइफ सिमुलेशन सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। उसकी फाइनल इवैल्यूएशन ये थी कि उसकी मौत उसकी फूलिशनेस की वजह से हुई। वो भूल गया था कि वो एक गॉब्लिन है और ह्यूमंस कभी भी एक गॉब्लिन पर ट्रस्ट या दया नहीं करेंगे। वो टॉर्मेंट में मरा और इस हफ्ते भर के टॉर्चर का दर्द उसकी सोल पर इम्प्रिंट हो गया। किसी भी ट्रांसमिग्रेटर के लिए ये सबसे बुरा अंत होता, लेकिन उसे एक नया जीवन शुरू करने का मौका दिया जा रहा था। तो ये सिस्टम है जो सिर्फ मौत के वक्त एक्टिवेट होता है। अगर वो सब सही से पढ़ रहा है
तो इसका मतलब है कि उसे फिर से जिंदा किया जा सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो फिर से सबसे नीच क्रीचर, एक कॉमन गॉब्लिन के रूप में पैदा होगा। कंफ्यूजन में उसने सिस्टम से पूछा कि उसका यस और नो का चॉइस क्या रिप्रेजेंट करता है। सिस्टम ने प्रॉम्प्टली जवाब दिया कि अगर उसने नो चूज किया तो उसकी सोल डिसिपेट हो जाएगी, एक परमानेंट मौत। अगर उसने यस चूज किया तो वो अपनी करंट मेमोरी और सिस्टम को रिटेन करेगा और उसे उसकी मौत से 1 हफ्ते पहले गॉब्लिन केव में वापस भेज दिया जाएगा। ये सारे पैरामीटर्स पहले थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे लिंथियन को, लेकिन धीरे धीरे उसने सब समझ लिया। एक ट्विस्टेड स्माइल के साथ उसने सोचा कि ये यूनिवर्स का तरीका है उसे रिवेंज का दूसरा मौका देने का। उसे हर सिक और ट्विस्टेड चीज का बदला लेना है जो लोडर और अफ्राया ने उसके साथ की थी। बिना किसी हेजिटेशन के उसने वो ऑप्शन चुना जिससे वो टाइम में वापस जाकर अपने डिसीजंस बदल सके। अब बस एक ही चीज उसे फ्यूल कर रही थी, वो थी बदले की आग। अब से उसकी गॉब्लिन लाइफ 2.0 शुरू होगी और अब वो कोई अच्छा आदमी नहीं बनेगा। वॉइड जो उसे घेर रही थी धीरे धीरे एक डिजिटल मेस में बदल गई, क्योंकि उसका शरीर गॉब्लिन केव में ट्रांसफर होने लगा। जब प्रोसेस पूरा हुआ तो सिस्टम ने उसे थोड़ी हेल्प दी ताकि वो इस दूसरी रिइंकार्नेशन में सरवाइव कर सके। सिस्टम ने उसे हल्का सा स्ट्रेंथन कर दिया था। लिन ने अपने हाथों को देखा और उसे खुद को थोड़ा हल्का और ज्यादा ताकतवर महसूस हुआ। एनहांसमेंट थोड़ा ही था जैसा कि सिस्टम ने कहा था, लेकिन कुछ न होने से तो ये बहुत बेहतर था। सिस्टम ने उसे वार्न किया कि भले ही वो फिर से पैदा हुआ है, खतरा अभी टला नहीं है। इस समय होली ऑर्डर लगभग उसकी लोकेशन पर पहुंचने वाली है। अगर वो फिर से मर गया तो सिस्टम उसे वापस रिवाइव नहीं कर पाएगा। ये तो लिंथियन को पहले से ही पता था। अभी उसे सोचना पड़ेगा कि होली ऑर्डर के आने पर कैसे डील किया जाए। अब उसे अपना गार्ड बिल्कुल भी नीचे नहीं करना है। सबसे पहले उसने सिस्टम से पूछा कि वो क्या क्या कर सकता है। सिस्टम का नाम था गॉब्लिन लाइफ सिमुलेशन सिस्टम। ये उसे अपनी लाइफ को सिमुलेट करने की एबिलिटी देता है ताकि वो फ्यूचर इवेंट्स का अंदाजा लगा सके। हर डिसीजन जो वो लेगा उसके अलग अलग आउटकम्स होंगे। हर सिमुलेशन 24 घंटे तक चलेगा। उसके बाद उसे पॉइंट्स मिलेंगे जिन्हें वो आइटम्स के लिए एक्सचेंज कर सकता है। फ्यूचर को सिमुलेशंस के जरिए देखना कोई छोटी बात नहीं थी। लिंथियन ने सोचा कि यह फीचर उसके काम आ सकता है। उसने प्रॉम्प्ट खोला और जल्दी से अपना पहला लाइफ सिमुलेशन शुरू किया। करंट सिनेरियो में उसका मिशन था गॉब्लिन केव से एस्केप करना, क्योंकि होली नाइट लोडर को गॉब्लिन लेयर का पता चल गया है। अब लिंथियन को ये चॉइसेस लेनी थी। पहला ऑप्शन था कि वो अपने फेलो गॉब्लिन्स को वार्न करे और मिलकर लोडर, अफ्रा और उनके आदमियों का सामना करे। इससे उसे 10 पॉइंट्स मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन था कि वो बाकी गॉब्लिन्स को छोड़कर पहले ही भाग जाए, इससे पहले कि सभी मारे जाएं। इससे उसे 5 पॉइंट्स मिलेंगे। तीसरा और आखिरी ऑप्शन था कि वो केव में छिप जाए और बस दुआ करे कि लोडर और होली ऑर्डर उसे ना ढूंढ पाए। इस ऑप्शन से उसे 0 पॉइंट्स मिलेंगे। लिंथियन ने थोड़ा टाइम लिया और सारे ऑप्शंस को केयरफुली कंसिडर किया। भले ही उसे 3 ऑप्शंस दिए गए थे, कुछ ऑप्शंस वैसे ही होपलेस थे। उसे पता था कि चाहे जितने भी गॉब्लिन्स मिलकर लड़ लें, वो लोडर की मॉन्स्ट्रस पावर का मुकाबला नहीं कर सकते। भागना ही एकमात्र रास्ता था जिससे वो बच सकता था। लेकिन सिस्टम की मदद से वो पहले ऑप्शन को सिमुलेट कर सकता था जिससे सबसे ज्यादा स्कोर मिल सकता था। अगर वो उन पॉइंट्स को किसी वेपन के लिए एक्सचेंज कर पाता तो शायद वो एक स्नीक अटैक से उन्हें हरा सकता था। जैसा उसने सोचा था, सिमुलेशन उसके मौत के साथ खत्म हुआ। वो गॉब्लिन्स को सक्सेसफुली लीड कर पाता एक डेस्परेट बैटल में होली नाइट लोडर के खिलाफ, लेकिन स्ट्रेंथ का बड़ा फर्क सभी गॉब्लिन्स को वाइप आउट कर देता। सिस्टम ने उसे सलाह दी कि वो अपनी स्ट्रेंथ्स के हिसाब सी क्रूशियल डिसीजंस ले। तो ये कंफर्म हो गया कि गॉब्लिन्स पर भरोसा करना सर्वाइवल के लिए फीजिबल तरीका नहीं था, लेकिन फिर भी उसे सिमुलेशन से 10 पॉइंट्स मिल गए। एक्साइटेड होकर उसने तुरंत पॉइंट्स एक्सचेंज शॉप खोली। उसे मल्टीपल वेपन्स की प्रोजेक्शन दिखी जिन्हें वो खरीद सकता था। दुर्भाग्य से ज्यादातर वेपन्स की कीमत सैकड़ों या हजारों पॉइंट्स में थी, लेकिन लिंथियन के पास तो सिर्फ 10 पॉइंट्स थे, जो बिल्कुल भी काफी नहीं थे। कम से कम उसे एक डैगर मिला जो एग्जैक्टली 10 पॉइंट्स का था। वो था एक एल्वन लाइटवेट स्विफ्ट ब्लेड, एक डैगर जिसे एल्व्स ने क्राफ्ट किया था। फ्रेजाइल लेकिन इनक्रेडिबली शार्प। उसने तुरंत उसे खरीदा और ब्लेड को इक्विप कर लिया। इससे उसकी स्ट्रेंथ में 15 पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई और उसकी स्पीड 10% तक बढ़ गई। ये सच में एक्सेप्शनली शार्प था, रफ गॉब्लिन वेपन से बिल्कुल अलग। अगर वो सही स्पॉट पर हमला करे तो एक 1 हिट किल भी पॉसिबल था। ये सब कुछ शॉर्ट आउट होने के बाद लिंथियन के पास सिस्टम से एक और सवाल था। उसे हफ्ते भर पीछे भेजा गया था, लेकिन वो केव में कहीं भी केलिया का ट्रेस नहीं देख पा रहा था। वो कहाँ गई? सिस्टम ने समझाया कि लिंथियन के रीबर्थ की वजह से कुछ टाइमलाइन डिटेल्स बदल गई हैं। इस टाइमलाइन में केलिया को गॉब्लिन रेड में कैप्चर नहीं किया गया था और वो अब भी ब्राइट टाउन में खुशहाल जिंदगी बिता रही है। ये सुनकर लिंथियन थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ। अब उसे ये जानकर तसल्ली मिली कि वो लड़की सेफ एंड साउंड है। उसे गॉब्लिन्स के हाथों कैप्टिव होने और अपने रेस्क्यूअर्स के हाथों मरने का कोई भी ट्रॉमा नहीं झेलना पड़ेगा। लिंथियन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। किसी ट्विस्टेड तरीके से उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपना वादा पूरा कर दिया था। अब उसे और कोई चिंता नहीं थी। अब होली ऑर्डर के खिलाफ पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन सबसे पहले उसे एस्केप करके सरवाइव करना होगा। उसने केव से बाहर जाने वाला सबसे सकारा रास्ता ढूंढ निकाला। उस रास्ते की एंट्रेंस छोटी थी, इसलिए
वहां पर गार्ड भी रिलेटिवली कमजोर होने चाहिए। लिन तियन कैवर्न के ओपनिंग के पास छिपा रहा और उसने 2 गार्ड्स को देखा। वो आपस में बात कर रहे थे कि गॉब्लिन्स कितने डिस्गस्टिंग होते हैं और ये काम कितना आसान होगा। उसने छिपकर थोड़ा वक्त लिया, सोचने के लिए कि इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाए। गार्ड्स खुश थे कि उन्हें छोटे एंट्रेंस पर ड्यूटी मिली है। जो भी गॉब्लिन्स भागने की कोशिश करेंगे वो सिर्फ एक हैमर स्विंग में ही कुचल दिए जाएंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए था कि लॉर्ड लोडर ने उन्हें ऑर्डर दिया था कि किसी भी लड़की को केओस में भागने की कोशिश करने पर मार दिया जाए। उन्हें विलेज तक कोई भी सर्वाइवर नहीं पहुंचने देना था। यह सुनकर लिन तियन को गुस्सा आ गया। गॉब्लिन्स को तो छोड़ो, ये होली ऑर्डर और उनका होली रूल बेवजह अपने ही लोगों को मार डालेंगे। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे इन गार्ड्स को हराकर ही बाहर निकलना था। उसने एक प्लान बनाया और अपनी नाक को दबाकर अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा किया। फिर उसने ऐसा एक्ट किया जैसे वो ब्राइट टाउन की कोई लड़की हो जो गॉब्लिन्स के चंगुल से बचने के लिए बेतहाशा मदद की गुहार लगा रही हो। गार्ड्स खुश हो गए कि आखिरकार उन्हें कुछ एक्शन मिला। उन्हें बस इस स्ट्रैगलियर को मारना था और लॉर्ड लोडर उन्हें रिवॉर्ड देंगे। वो धीरे धीरे कैवर्न की ओपनिंग की ओर बढ़े, एक हिडन ब्लेड और एक फेक ब्राइट स्माइल के साथ। गार्ड ने फेक सर्वाइवर को बाहर आने के लिए कहा और डरने की जरूरत नहीं थी क्योंकि अब नाइट्स आ चुके थे। लेकिन उसने अपना ये डिसीटफुल स्पीच पूरा भी नहीं किया था कि उसकी खून की बौछार केव की दीवारों पर फैल चुकी थी। लिन तियन बाहर आया, एक कोल्ड ब्लडेड किलर की आंखों के साथ। उसकी नई ब्लेड को उसके पहले किल का खून मिल चुका था। अब ह्यूमन स्लॉटर शुरू होगा। दूसरा गार्ड अपने मरे हुए साथी को बेविल्डरमेंट से देख रहा था। वो गार्ड कांपने लगा। वो कंफ्यूजन में था कि इतने कमजोर गॉब्लिन को मारने में उसे इतना टाइम क्यों लग रहा था। वो उसकी ओर बढ़ा। उसे ये भी नहीं समझ आ रहा था कि वहां कुछ गड़बड़ थी। उसके हिसाब से वो लोग हंटर थे और गॉब्लिन उनका शिकार। लेकिन लिन तियन ऐसा नहीं सोचता था। जिस पल ह्यूमंस ने उसका भरोसा तोड़ा, रोल्स बदल गए थे। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, मजबूत बनना और बदला लेना। उसने उस गार्ड पर हमला किया जो ये समझ ही नहीं पाया कि आखिर ये हो क्या रहा है, और उसे हवा में उड़ा दिया। और क्योंकि ये सब कुछ एकदम अचानक से हुआ, गार्ड समय पर रिएक्ट नहीं कर पाया और उसका बैलेंस बिगड़ गया। अब वो सिर्फ एक आसान टारगेट बन चुका था हमारे हीरो के लिए। अगले ही पल लिन तियान की तलवार दुश्मन तक पहुंच गई और वॉरियर के शरीर पर एक बड़ा घाव छोड़ गई। गार्ड को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई गॉब्लिन उसे इतनी आसानी से हरा सकता है, लेकिन उसके थॉट्स एक तेज दर्द से इंटरप्टेड हो गए जिसने उसे साफ सोचने से रोक दिया। वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पाया और एक दर्द भरी चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ा। अपने डर से भरी आंखों को उठाते हुए उसने उस गॉब्लिन को देखा जिसे कुछ मिनट पहले वो और उसका दोस्त मारने वाले थे। लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसे लगने लगा कि उसके सामने जो गॉब्लिन है वो एक डीमन है और वो आंशिक रूप से सही था। ये सोचते हुए कि शायद गॉब्लिन किसी चमत्कार से उसे समझ जाएगा, आदमी ने उससे प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि उसे ना मारे। फिलहाल यही एक चीज थी जो वो कर सकता था। उसने लिन तियन को एक मेडालियन दिखाया जिसमें एक औरत और बच्चा बने हुए था और कहा कि उसकी एक वाइफ और बेटी है जो उसके वापस लौटने का इंतजार कर रही हैं। ये बात काफी आयरॉनिक थी हमारे हीरो के लिए, ये देखते हुए कि यही आदमी कुछ मिनट पहले उसे मारने में जरा भी नहीं हिचकिचा रहा था और अब उसी से मर्सी की उम्मीद कर रहा था। नाइट जस्टिफाई करता रहा, ये कहते हुए कि उसने सिर्फ होली ऑर्डर के ऑर्डर्स को फॉलो किया था। उसने वादा किया कि अगर हमारा हीरो उसे छोड़ देगा तो वो उसे सोने के सिक्कों की एक बैग और एक ह्यूमन लड़की लाकर देगा। गार्ड ने अपनी पूरी कोशिश की लिन तियन को कन्विंस करने की। उसे ये तक रियलाइज नहीं हुआ कि लिन तियन को उसकी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस कर्स्ड दुनिया में, अपनी छोटी सी जिंदगी में, हमारा हीरो इंसानों से पूरी तरह डिसइल्यूजन्ड हो चुका था। ऑर्डर का गार्ड सोचता था कि वो अपनी प्रॉमिसेस और फेक स्माइल से उसे बेवकूफ बना सकता है, लेकिन लिन तियन को उसके हाथ में छिपा नाइफ साफ दिख रहा था। दुर्भाग्य से गार्ड ने इसे कभी रियलाइज नहीं किया क्योंकि वो लिन तियन को सिर्फ एक माइंडलेस गॉब्लिन समझ रहा था। गार्ड ने नाइफ निकाला और एक अजीब हंसी के साथ लिन तियन पर झपटा, लेकिन अगले ही पल खून का छींटा पड़ा। लेकिन वो खून लिन तियन का नहीं था। उन दोनों में से सिर्फ एक ही ब्रेनलेस था और अब वो सिरहीन भी था। गार्ड, टूटे हुए मेडेलियन और वो डैगर जिसे उसने इस्तेमाल करने का वक्त ही नहीं मिला, वहीं जमीन पर पड़े रह गए। फाइनली सब खत्म हो गया था। इस लड़ाई के बाद लिन तियन को और भी पक्का हो गया कि उसे किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, खासकर इंसानों पर। अचानक जंगल की गहराई से कुछ शोर और तेज रोशनी आई जो इस बात का संकेत था कि सेंट मेडन और लोडर पास ही थे। अभी लिन तियन ऐसी हालत में नहीं था कि वो उनका सामना कर सके। उसे और मजबूत होने के लिए कुछ समय चाहिए था। गार्ड्स में से एक की शर्ट उठाकर लिन तियन वहां से निकल पड़ा। उसने खुद से वादा किया कि वो लोडर और अफरा से फिर मिलेगा और तब
उन्हें उसके साथ किए गए सारे दर्द का हिसाब चुकाना पड़ेगा। अफरा और लोडर उसी जगह पर पहुंचे जहां दोनों गार्ड्स की लाशें पड़ी थीं। डेड बॉडीज देखकर लोडर को समझ नहीं आ रहा था कि यहां पर हुआ क्या था। आमतौर पर 2 गार्ड्स आराम से 2 दर्जन गॉब्लिन्स को रोक सकते थे, लेकिन ये मामला कुछ अलग था। अगर कोई क्रीचर इन 2 आर्म्ड वॉरियर्स को हरा सकता था तो वो मोस्ट लाइकली कोई म्यूटेंट गॉब्लिन था। यही वो क्रीचर्स होते थे जो होली ऑर्डर के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। ऐसे क्रीचर को भागने देना फ्यूचर में और भी ट्रबल खड़ा कर सकता था। लोडर और अफरा ये बात जानते थे। लोडर ने गार्ड की लाश पर लात मारी क्योंकि उसने उसे एक यूजलेस पीस ऑफ ट्रैश समझा जो एक म्यूटेटेड गॉब्लिन को भी संभाल नहीं पाया। दूसरी ओर अफरा इस म्यूटेटेड गॉब्लिन की बात सुनकर बेहद एक्साइटेड और एजिटेटेड हो गई थी। उसकी अनहेल्थी टेंडेंसीज बाहर आने लगी थी और उसे उन दिनों की याद आने लगी थी जब उसने एक म्यूटेटेड इंटेलिजेंट गॉब्लिन के साथ खूब मजे किए थे। वो ईगरली फिर से किसी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉय को पाने के लिए एक्साइटेड थी जिससे वो फिर से खेल सके। शाम होते होते लिन तियन काफी दूर तक पहुंच चुका था, इतना कि वो अफरा और लोडर की पहुंच से बाहर हो गया था। लंबी और थका देने वाली जर्नी के बाद उसने थोड़ी देर का ब्रेक लेने का फैसला किया ताकि अपनी स्ट्रेंथ वापस पा सके। उसका प्राइमरी गोल बदला लेना था। जो कुछ भी ऑर्डर ने उसके साथ किया था वो वही सब उन्हें लौटाना चाहता था। गॉब्लिन्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को मेटिंग और डिवॉरिंग से इंप्रूव कर सकते थे। अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को इंप्रूव करके और ऑफ स्प्रिंग को पैदा करके वो एक स्ट्रॉन्गर जनरेशन बना सकते थे और अपनी पावर एक्सपैंड कर सकते थे। इस प्लान को एक्शन में लाकर और खुद को स्ट्रॉन्गर बनाकर लिन तियन ने सोचा कि वो इस दुनिया के हर इंसान को मौत के डर में जीने पर मजबूर कर देगा और हर औरत को उसके कदमों में गिड़गिड़ाने पर मजबूर करेगा। अचानक उसकी थॉट्स एक रस्टलिंग साउंड से इंटरप्टेड हो गईं, जो उसके पीछे बुशेस से आ रही थी। लिन तियन तुरंत अलर्ट हो गया क्योंकि हो सकता है कि होली ऑर्डर अभी भी उसकी तलाश में उसका पीछा कर रही हो। जैसे ही उसने कपड़ों में छिपी एक सिलुएट देखी, उसने बिना कुछ सोचे अटैक कर दिया। दुश्मन पर पहले हमला करना और उसे सरप्राइज करना हमेशा एक अच्छा आइडिया होता है। उसकी टैक्टिक काम कर गई। स्ट्रेंजर उसके सडन अपीयरेंस से वाकई में शॉक्ड हो गया था। वो इतना डर गया था कि स्टम्बलिंग करते हुए जमीन पर गिरने लगा। हालांकि लिन तियन एक चीज में गलती कर रहा था। उसके सामने जो स्ट्रेंजर था वो एक गॉब्लिन था और उसकी बिहेवियर से लगता था कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। हमारा हीरो इस टर्न ऑफ इवेंट्स से थोड़ा सरप्राइज हुआ, लेकिन उसने तुरंत अपने थॉट्स को संयमित किया और वेरी हो गया। अपनी बिट्रेयल वाली एक्सपीरियंस की वजह से अब वो इतनी आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करने वाला था। लेकिन अगले ही पल जो तस्वीर उसके सामने थी, उसे देखकर उसकी सारी सावधानी एस्टॉनिशमेंट में बदल गई। उसके सामने एक खूबसूरत गॉब्लिन लड़की जमीन पर पड़ी थी और अपनी डरी हुई आंखों से उसकी ओर देख रही थी। लिन तियन थोड़ा सरप्राइज हुआ क्योंकि उसने सुना था कि गॉब्लिन्स सिर्फ मेल ही होते हैं, लेकिन उसके सामने जो इनोसेंट क्रीचर खड़ी थी वो क्लियरली एक लड़की थी। थोड़ा संभलने के बाद वो गॉब्लिन लड़की डरते हुए लिन तियन से रिक्वेस्ट करने लगी कि उसे हर्ट न करे, वो बस यहाँ पानी लेने आई थी। ये देखकर कि गॉब्लिन लड़की साफ और पूरी सेंटेंसेस में बात कर रही थी, हमारा हीरो और भी सरप्राइज हो गया। लेकिन जब उसने उसकी स्टेटस विंडो चेक की तब सारी चीजें समझ में आ गईं। सिस्टम के अकॉर्डिंग वो लड़की लेवल 3 गॉब्लिन थी। उसकी प्रोफेशन में लिखा था कि वो एक गॉड मैसेंजर है, जो उसकी अनयूजुअलनेस को एक्सप्लेन करता है। उसकी स्किल्स में डिवाउरिंग और एक्सूबरेंट ग्रोथ थी, लेकिन जिस चीज ने लिन तियन का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो ये था कि अगर एक मेल गॉब्लिन एक फीमेल गॉब्लिन के साथ टीम अप करता है तो वो मेल गॉब्लिन एक लेजेंडरी गॉब्लिन गॉड बन सकता है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे हीरो को सोचने पर मजबूर कर रही थी। गॉब्लिन गॉड बनना मतलब बहुत ताकतवर होना, और यही तो उसे चाहिए था। वो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता था। लिन तियन की नजरों को देखकर डरी हुई गॉब्लिन लड़की ने इसे खतरे के रूप में देखा और फिर से उसे छोड़ देने की मिन्नतें करने लगी। उसने कहा कि अगर वो विलेज में पानी लेकर नहीं पहुंची तो ट्राइब लीडर उसे मार डालेगा। अपनी गलती रियलाइज करते हुए लिन तियन ने माफी मांगी और उसे शांत करने की कोशिश की। उसने धीरे से उसके कंधे को सहलाया और कहा कि वो उसे हर्ट नहीं करेगा। वह उसे रोने नहीं दे सकता था क्योंकि इससे अननेसेसरी अटेंशन अट्रैक्ट हो सकती थी। खुशकिस्मती से लड़की सचमुच शांत हो गई और अब पहले जितनी डरी हुई नहीं दिख रही थी। वो धीरे धीरे लिन तियन के पास आई
और एक्साइटेड होकर पूछा कि क्या वो भी बोल सकता है, जिस पर उसने अफर्मेटिवली नॉड किया। बाय नेचर गॉब्लिन्स प्रॉपरली बात नहीं कर सकते थे, इसलिए लड़की को अपने ट्राइब्समैन से कम्युनिकेट करने में काफी मुश्किल होती थी। लिन तियान की काइंडनेस और केयर ने लड़की को बहुत सरप्राइज किया, क्योंकि ट्राइब में बाकी गॉब्लिन्स उसे सिर्फ मारते और डांटते थे। उसे लिन तियान के आसपास रहना इतना अच्छा लगा कि उसने उसे अपने ट्राइब में वापस चलने का ऑफर दे दिया। ट्राइब के बारे में सुनकर लिन तियान ने उससे इसके बारे में पूछना शुरू किया, क्योंकि उसके पास अभी भी होली ऑर्डर की चेस से एस्केप करने का कोई पक्का प्लान नहीं था। बेस्ट सोल्यूशन यही था कि वो किसी गॉब्लिन विलेज में छिपकर रह ले, जहां वो बाकियों के साथ ब्लेंड इन कर सके। हमारे हीरो के अचानक बदले हुए डिमीनर ने लड़की को थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, लेकिन उसकी शाइनिंग आइज में देखकर उसने फिर भी विलेज ले चलने के लिए अग्री कर लिया। एक स्लाई स्माइल हमारे हीरो के चेहरे पर आ गई। उसने काफी समय से सोचा था कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स कहां से ढूंढेगा। खुशकिस्मती से अपॉर्चुनिटी खुद चलकर सामने आ गई थी। जैसे ही वो विलेज पहुंचे, आर्म्ड गॉब्लिन्स टेंट से बाहर आ गए। उन्होंने तुरंत इस अनइनवाइटेड गेस्ट को घेर लिया। बाकी गॉब्लिन्स की तरह वो भी लिन तियन को इंसानों जैसे कपड़े पहने देखकर सरप्राइज हो गए थे। उनके लिए ये एक नई चीज थी, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा अजीब गॉब्लिन नहीं देखा था। उसी वक्त हमारा हीरो उनकी संख्या असेस कर रहा था और ये देखकर प्लीज्ड था कि उसे इतना बड़ा विलेज मिला है। अब वो उनकी ट्रस्ट गेन करने की शुरुआत कर सकता था। उसने विलेज में शामिल होने और बॉस से मिलने की परमिशन मांगी। गॉब्लिन्स को ऐसी रिक्वेस्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं आई। कोई अजनबी उनके घर में आए और उनसे डिमांड करे। इसके बजाय उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस इंसोलेंट गाय को पकड़कर पीटकर फिर उसे बॉस के पास ले जाएंगे। अचानक गॉब्लिन लड़की ने उन्हें रुकने के लिए कहा और रिक्वेस्ट किया कि वो इम्पोर्टेंट गेस्ट पर अटैक न करें जब तक कि वो बॉस से न मिल ले। इस मूव से लड़ाई थोड़ी देर के लिए टल गई, लेकिन सारी प्लान्स खराब कर दी खुद बॉस ने, जिसने शोर सुना और देखने बाहर आ गया कि हो क्या रहा है। बाकी सारे गॉब्लिन्स बॉस के आते ही चुप हो गए और हमारा हीरो टेंस हो गया। बॉस क्लियरली इस मूड में नहीं था कि उसे जगा दिया जाए। लिन तियन का टेंस होना जायज था। बॉस लेवल 25 का था और उसके पास काफी अच्छे वेपन्स थे जो इम्प्रेसिव सेट ऑफ स्किल्स के साथ कंबाइंड थे। हमारे हीरो को सरप्राइज हुआ कि इस विलेज का बॉस इतना ताकतवर था। दुख की बात यह थी कि उसे बॉस को हराना पड़ेगा ताकि वो उसकी जगह ले सके और गॉब्लिन्स की गैंग अपने कंट्रोल में लेकर अपनी प्रोग्रेस को स्पीड अप कर सके। गॉब्लिन्स के चीफ ने पूछा कि ये कौन है, जिस पर गॉब्लिन लड़की ने एक्सप्लेन किया कि वो लायन को इसलिए ले आई थी क्योंकि उसके पास और कहीं जाने की जगह नहीं थी। चीफ ने जैसे तैसे इस एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट कर लिया, बट इट वाज क्लियर कि उसकी सेटिस्फैक्शन ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। बिना किसी हेजिटेशन के उसने आउटसाइडर को मार के उसके फ्लैश को खाने का ऑर्डर दिया। ट्राइब एक फ्रेंजीड सेलिब्रेशन में इरप्ट हो गई और लिन ने अपनी नाइफ निकाल ली। उसे यहाँ से बच निकलने के लिए जल्दी से कुछ सोचना पड़ेगा। एक वायबल आइडिया उसके दिमाग में आया। उसने अपनी स्किल्स को ऑफर किया, कहते हुए कि वह एक नया वेपन बनाएगा जिससे ट्राइब की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ये इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन सुनते ही चीफ का ब्लड लस्ट थोड़ा कम हो गया। उसने गॉब्लिन्स को रुकने का हुक्म दिया और गॉब्लिन प्रीस्ट लिन की तरफ आने लगा, उसे सर से पांव तक ध्यान से देखते हुए। यंग गॉब्लिन में कोई डिसेप्शन के साइंस नहीं मिलने पर चीफ ने पूछा कि लिन कौन से टाइप्स के वेपन्स बना सकता है। लिन ने अपनी पिछली दुनिया में ब्लैक स्मिथिंग प्रोग्राम्स कई घंटों तक देखे थे, जिससे उसे कॉन्फिडेंस था कि वो सिंपल टूल्स और इम्प्रूव्ड वेपन्स बना सकता है अगर उसे आयरन ओर और थोड़ा वक्त मिल जाए। चीफ ह्यूमन लैंग्वेज में बात कर सकता था, तो ये रीजनेबल था कि हायर मॉन्स्टर्स ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे। लिन ने सजेस्ट किया कि आयरन टूल्स से ट्राइब को ह्यूमन से डरने की जरूरत नहीं होगी। ये आइडिया चीफ के लिए बहुत टेम्पटिंग था, जिसे वो मना नहीं कर पाया। उसने लिन तियन के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और उसे 3 दिन दिए कि वो और ढूंढे और रिजल्ट्स दिखाए, वरना 3 दिन के बाद उसे मार दिया जाएगा। चीफ ने यह भी धमकी दी कि अगर लिन फेल हुआ तो गॉब्लिन लड़की की भी जान जाएगी। लीडर के क्वार्टर में जाते ही बाकी ट्राइब भी फॉलो कर गई। एक बात क्लियर थी, ओल्ड चीफ एक रूथलेस विलन था जो बिना किसी हेजिटेशन के अपने ही लोगों को मार सकता था। डायरेक्टली उसे कन्फ्रंट करने का ऑप्शन नहीं था।
लिन को आयरन टूल्स बनाने होंगे टाइम खरीदने के लिए, जब तक वो सीक्रेटली स्ट्रांग नहीं हो जाता। उस रात एक स्काउटिंग पार्टी को फॉरेस्ट में भेजा गया। उस स्काउटिंग पार्टी में गॉब्लिन लड़की भी थी और ये लोग दिन रात लगातार मार्च कर रहे थे। एग्जॉस्शन तो इनेविटेबल थी, लेकिन जैसे ही गॉब्लिन लड़की थोड़ी सी भी थकान दिखाती, बाकी गॉब्लिन्स उसे बिरेट करते और उसे फिजिकली अटैक करते, जैसे वो सिर्फ एक पंचिंग बैग हो। वो उसे एक एवरेज मेल गॉब्लिन से इंफीरियर समझते हैं। लेकिन तभी एक गॉब्लिन को पत्थर से सिर पर चोट लगी, जो कि किसी ने पीछे से फेंका था। लिन ने क्लियर किया कि वो लोग सिर्फ आयरन ओर को ढूंढने आए हैं, ना कि पॉइंटलेस फाइट्स में एंगेज होने। उसने उन्हें ओर का डिस्क्रिप्शन दिया और सर्च पार्टी से कहा कि अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें वैली में कम से कम एक पीस और ढूंढना होगा और रिक्वायरमेंट पूरा न करने पर कॉन्सिक्वेंसेस सिवियर होंगे। जैसे ही लिन ने अपनी आयरन नाइफ दिखाई, वो गॉब्लिन्स डर गए और जल्दी से एक्शन में आ गए। वो चारों ओर भागने लगे और ढूंढने के लिए और चीफ की मार से बचने के लिए। लिन तियन को पता था कि उसके करंट एफर्ट्स सिर्फ टेम्पोररी सॉल्यूशन है। उसे पता था कि जैसे ही उसकी यूजफुलनेस खत्म हो जाएगी, उसकी लाइफ डेंजर में होगी। लेकिन उसे एक क्लियर पाथ नजर आ रहा था। सिस्टम का हिंट था कि अगर वो गॉब्लिन लड़की के साथ मेटिंग करता तो वो लेजेंडरी गॉब्लिन गॉड का स्टेटस अचीव कर सकता है। यह सोचकर लिन वीपिंग गॉब्लिन लड़की के पास गया और जेंटली उससे कहा कि वो रोना बंद करे। वो उसके पास घुटनों के बल बैठा ताकि वो क्लियरली उसकी बात सुन सके और प्रपोज किया कि उन दोनों को एक साथ रहना चाहिए। उसने वादा किया कि जब तक वो उसके साथ रहेगी, कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उसके पास खाना होगा, एक वार्म शेल्टर और उसे वो पीस मिलेगी जिसकी उसे डेस्परेटली जरूरत थी। लिन ने कहा कि वो अपनी जुबान का पक्का है, लेकिन अभी वो दोनों बहुत वीक थे और उन्हें कोई भी ओवरपावर कर सकता था। दोनों को और स्ट्रांग होना पड़ेगा। स्ट्रेंथ गेन करने की बात सुनकर गॉब्लिन लड़की की आंखों में उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। लिन ने बिना बात को घुमाए सीधा पूछा कि क्या वो पावर के एक्सचेंज में उसके बच्चे पैदा करना चाहेगी। लड़की का हेजिटेंट रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड था, क्योंकि उसने कभी ऐसे रिचुअल में पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन लिन के काइंड और गुड हार्टेड नेचर को देखकर उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी और वो इस संभावना को खोज करना चाहती थी। उसने कोई और रिस्पॉन्स नहीं दिया। लिन ने उसे एक डीप इलेक्ट्रीफाइंग किस दी, लेकिन इसके आगे जो हुआ मैं वो यूट्यूब पर तो नहीं बता सकता। टैलेंट लिमिटेशंस के कारण लिन की एबिलिटीज सिर्फ 9 अटैक्स, 100 गीपी और 10 डिफेंस पॉइंट्स के साथ लिमिटेड थी। लिन पूरी तरह स्वेट में था अपने एफर्ट्स के बाद। लिन अब 7वें स्तर तक पहुंच गया था और उसे डिफाइलर का टाइटल मिल गया था, जिससे उसकी ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ 65 तक बढ़ गई थी। न सिर्फ उसका लेवल बढ़ा, बल्कि उसका फॉर्म भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गया था। अब उसके पास गॉब्लिन प्रीस्ट चीफ को हराने का एक बेटर चांस था। लिन ने अपने ह्यूमन क्लोथ्स को उठाया और उन्हें जेंटली उस गॉब्लिन लड़की के शरीर पर डाल दिया। अब से उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी लिन की थी। लड़की को बस इस बात की राहत थी कि कोई फेलो गॉब्लिन उसे काइंडनेस दिखा रहा था। उनकी रोमांटिक इवनिंग अचानक एक फ्रैंटिक आवाज से खराब हो गई, जो मदद के लिए पुकार रही थी। पता चला कि एक ट्रबलसम गॉब्लिन ने गलती से और इकट्ठा करते हुए एक खतरनाक डीमन वुल्फ को उकसा दिया था। लिन की नजर आयरन ओर पर टिकी हुई थी, वही जो उन्हें चाहिए था। लेकिन केयरलेस गॉब्लिन ने सबके लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी। अपनी ब्लेड निकालते हुए लिन ने जायंट वुल्फ की ओर देखा, जबकि गॉब्लिन लड़की चिंतित होकर देख रही थी। जिस गॉब्लिन ने बेवकूफिशली एक सैवेज बीस्ट को छेड़ा था, अब उसे इसके कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ रहा था। किस्मत से लिन अब इतना स्ट्रांग और स्विफ्ट हो चुका था कि सीरियस डैमेज हैंडल कर सके, और उसने जल्दी से अपनी ब्लेड वुल्फ की गर्दन में घोंप दी। ये एक डिसाइसिव 1 हिट किल था, जिसने भागते हुए गॉब्लिन को चुप्पी में डाल दिया। लिन गॉब्लिन की ओर बढ़ा, जिसने ओर हाथ में पकड़ा हुआ था, और अपनी आवाज को इंटेंस किया ताकि क्रीचर डर कर मटीरियल सौंप दे। डर से कांपते गॉब्लिन के पास कोई और चारा नहीं था। ओर का निरीक्षण करते हुए लिन ने इसकी एक्सीलेंट क्वालिटी की पुष्टि की। अगर वो और भी ऐसे ओर ढूंढ पाते तो पावरफुल वेपन्स बनाना बहुत आसान हो जाता। अगली सुबह गॉब्लिन कैंप से उठता धुआं जंगल के ऊपर दिखाई दे रहा था। लिन ने अभी अभी एक आयरन के स्पीयरहेड को क्राफ्ट किया था, वो भी उसी ओर से जो उसने रात में इकट्ठा किया था, और अब वह गर्व से अपनी क्रिएशन को एस्टोनिश्ड गॉब्लिन्स को दिखा रहा था। आयरन स्पीयरहेड ने डिमोनिक वुल्फ की स्किन और स्कल को एफर्टलेसली पेनिट्रेट कर दिया, जो स्टोन या बोन के स्पीयरहेड कभी नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि गॉब्लिन बॉस भी लिन के वेपन की क्वालिटी देखकर स्पीचलेस था। लिन ने वुल्फ के सिर से स्पीयर को निकाला और मुस्कुराते हुए गॉब्लिन्स को समझाया कि यह आयरन स्पीयर उसी के हाथों का काम था। लिन ने अभी अभी आयरन ओर से एक स्पीयरहेड तैयार किया था और गर्व से एस्टोनिश्ड गॉब्लिन्स को अपनी क्रिएशन दिखा रहा था।
गॉब्लिन चीफ की आंखों में तुरंत एक डिजायर जग गई कि वो भी एक ऐसा स्पीयर हासिल करे। इस मौके का फायदा उठाते हुए लिन ने स्पीयर को ऊंचा उठाया, जिससे हर गॉब्लिन की अटेंशन उसी पर टिक गई और वे सब उस वेपन को फैसिनेशन से देखने लगे। लिन ने पूछा कि क्या वे सब एक ऐसा ही स्पीयर चाहते हैं। जाहिर है सब ने हाँ कहा और उससे एडिशनल स्पीयर्स बनाने की गुजारिश की। गॉब्लिन्स ने आयरन स्पीयर को देखा और उनके मुंह खुले के खुले रह गए और आंखें लॉन्गिंग से भर गईं। उनके लिए एक ऑर्डिनरी आयरन स्पीयर एक लेजेंडरी आर्टिफैक्ट जैसा था। लेकिन लिन का गॉब्लिन ट्राइब का रिस्पेक्ट जीतना गॉब्लिन प्रीस्ट को रास नहीं आया, जो अब एक डार्क एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था। गॉब्लिन बॉस के दिमाग में जल्दी ही एक डीवियस प्लान बना और उसने मन ही मन सोचा कि लिन का इस्तेमाल करो अपने फायदे के लिए और फिर उसे एलिमिनेट कर दो ताकि पावर के लिए कोई पोटेंशियल थ्रेट न रहे। गॉब्लिन बॉस ने ट्राइब की अटेंशन को तेजी से अपनी ओर खींचा और उसने पब्लिकली एक्नॉलेज किया कि लिन सच में आयरन वेपन्स फोर्ज कर सकता था और उसकी बात सच्ची लग रही थी। लेकिन यह एक्नॉलेजमेंट कोई एंडोर्समेंट नहीं थी। अपनी वर्थ साबित करने और अपनी जगह सिक्योर करने के लिए लिन को 2 दिनों में 50 स्पीयर्स बनाने होंगे और ये कोई आसान काम नहीं था। अगर वो फेल हो गया तो ट्राइब का शिकार बन जाएगा। यह सुनकर रेगुलर गॉब्लिन्स भी अपने लीडर की इस एक्सट्रीम क्रुएल्टी से हैरान थे, जो किसी तरह से ह्यूमंस जितना रूथलेस और कनिंग बन चुका था। फिर भी वे लिन की मदद करने के लिए तैयार थे ताकि वो चीफटेन की डिमांड्स को पूरा कर सके। लिन ने जाते हुए चीफटेन को देखा और अपनी मुस्कान को रोक नहीं सका, ये जानते हुए कि सब कुछ उसके प्लान के अनुसार ही अनफोल्ड हो रहा था। चीफ को उसे पहले ही मार देना चाहिए था और ये उसकी सबसे बड़ी गलती बन चुकी थी, क्योंकि अब वो भी उसके जितना पावरफुल बन चुका था। 2 दिन बाद वो वक्त आ गया था जब उसे स्पीयर्स डिलीवर करना था। सबकी खुशी और चीफ की डिसमेड सरप्राइज के लिए लिन तियन ने अपना काम पूरा किया और आयरन टिप्ड स्पीयर्स से भरी एक पूरी बास्केट जमीन पर गिरा दी। आसपास के गॉब्लिन्स एक्साइटमेंट से चीख पड़े जब लिन तियन ने चीफटेन को अनाउंस किया कि उसने जो मांगा था वो डिलीवर कर दिया है। गॉब्लिन प्रीस्ट ने एक एग्जैजरेटेड मुस्कान के साथ हीरो को असाइनमेंट पूरा करने के लिए बधाई दी। कुछ ही पलों में कैंप के हर गॉब्लिन को एक आयरन स्पीयर दिया गया, जो सेलिब्रेशन की शुरुआत का सिग्नल था। गॉब्लिन्स ने एक बॉनफायर जलाया और चीफ ने सबको फीस्ट में शामिल होने के लिए इनवाइट किया, जहां वो लिन तियन के ट्राइब में शामिल होने का जश्न मना रहे थे और दिल खोलकर मांस खा सकते थे। उन्होंने एक ताजा पकड़े गए मोटे बोर को रोस्ट किया। सबसे बड़ा हिस्सा लिन तियन के लिए रिजर्व किया गया था और गॉब्लिन लड़की ने खुद उसे ये स्पेशल गिफ्ट पेश किया। लंबे समय बाद अच्छा मांस चखते हुए लिन तियन ने ईगरली खाना शुरू किया, लेकिन पहले बाइट के बाद ही उसे एहसास हुआ कि ये एक ट्रैप था। मांस में जहर मिला था। वो जमीन पर गिर पड़ा और जहरीले खाने को थूकने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बेवकूफ गॉब्लिन लड़की ने अनजाने में उसे पॉइजन्ड मीट सर्व कर दिया था और अब फ्रैंटिक होकर ये समझने की कोशिश कर रही थी कि ये क्या हो रहा था। उसी वक्त पूरी स्कीम का ऑर्केस्ट्रेटर सामने आ गया, गॉब्लिन प्रीस्ट। उसने बिना वक्त गंवाए हमारे हीरो की बेवकूफिशनेस पर ताने मारे और उस पर हंसा, ये कहते हुए कि उसने सोचा था कि वो क्लेवर और पावरफुल है, जो चीफ को चुनौती देकर ट्राइब पर कंट्रोल कर लेगा। गॉब्लिन बॉस ने उसे चेतावनी दी कि उसकी सारी कोशिशें बेकार जाएंगी, क्योंकि इस रास्ते पर बस मौत ही उसका इंतजार कर रही है। अपनी ऑडेसिटी की सजा के रूप में लिन तियन वो सारी चीजें खो देगा जो वो सबसे ज्यादा चेरिश करता है, जिसमें वो अनअट्रैक्टिव गॉब्लिन लड़की भी शामिल है जिसे वो इतनी इज्जत देता है। वो उसकी बिट्रेयल की सबसे पहली सजा पाएगी। अपनी शार्प क्लॉ से उसने उसे वुंड किया, यह सिग्नल देते हुए कि उसकी इंटेंशंस क्या थीं। लिन तियन को डिसार्म करने के बाद गॉब्लिन लीडर शायद अपने ताने जारी रखता, लेकिन तभी ब्लड हर दिशा में फैल गया और गॉब्लिन लड़की का चेहरा शॉक में सफेद पड़ गया, यह देखकर कि जो हो रहा था वो रियल था। क्या वो वाकई ऐसे मर सकती है? लेकिन खून उसका नहीं था और गॉब्लिन चीफ का कटा हुआ हाथ इसका सबूत था। गॉब्लिन बॉस को अपने थ्रेट्स को कैरी आउट करने का कोई मौका नहीं मिला और वह सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहा था, जिससे लिन तियन को पॉइजन से रिकवर करने का समय मिल गया, या यूं कहें कि प्रिटेंड करने से रुकने का, क्योंकि यह उसके प्लान का हिस्सा था। अब गॉब्लिन चीफ ने अपने बुरी तरह मैंगल्ड आर्म को पकड़ रखा था। वो यह समझ पाने में असमर्थ था कि सब कुछ इतना गलत कैसे हो गया। लिन तियन ने बस उस बेवकूफ पर हंसकर जवाब दिया। असली बेवकूफ यहाँ गॉब्लिन चीफ ही था। सिस्टम की मदद से लिन तियन को पहले से पता था कि चीफटेन क्या प्लान कर रहा है और उसने उसकी डिफेंस को कमजोर करने के लिए ये खेल खेला था। सीन परफेक्टली ऑर्केस्ट्रेटेड था। गॉब्लिन चीफ ने साइलेंस में अपना सिर झुका लिया। उसका शरीर पूरी तरह स्टिल था, मानो सरेंडर करने पर विचार कर रहा हो, लेकिन यह इंप्रेशन मिसलीडिंग था। उसने जल्दी से अपनी एक प्रीस्ट स्पेल का यूज किया, अपनी बोन स्टिक को एक वेपन में बदलकर हमारे हीरो पर एक आखिरी डेस्परेट अटैक लॉन्च कर दिया।
हालांकि गॉब्लिन लड़की के बूस्ट की मदद से लिन तियन के लिए डॉज करना आसान हो गया। ऑफ बैलेंस चीफ्टन खुला रह गया और लिन तियन ने मौका देखते हुए अपनी स्ट्रेंथ जुटाई और एक डिसाइसिव स्लैशिंग स्ट्राइक उसकी गर्दन पर किया। चीफ्टन का सिर जमीन पर लुढ़क गया और बाकी गॉब्लिन्स लिन तियन को देखकर डर गए, ये सोचते हुए कि कहीं उनका भी वही हाल न हो जो उनके पहले लीडर का हुआ। हालांकि हमारे हीरो का उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। विलेज के सेंटर की ओर बढ़ते हुए लिन तियन ने जोर से घोषणा की कि अब वो नया लीडर है। उसने कहा कि वो गॉब्लिन्स को ग्लोरी और वेल्थ की ओर लेकर जाएगा और ह्यूमंस और एल्व्स पर हमला करेगा। अब से मांस और औरतों की कमी नहीं होगी और कोई भी गॉब्लिन्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा या उनके रास्ते में नहीं आएगा। खुश होकर पूरे गॉब्लिन ट्राइब ने सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया, नाचते हुए और चीखते हुए कि लिन तियन अब तक का सबसे महान लीडर है जो उन्हें ब्लिस और अनंत मांस की जिंदगी की ओर ले जाएगा। अपने दावों को वैलिडेट करने के लिए लिन तियन ने पुराने चीफ के शरीर की ओर इशारा किया और गॉब्लिन्स को उसे पेश किया। शुरू में वो चुप्पी में हिचकिचाए, ये सोचते हुए कि क्या करना चाहिए, लेकिन जल्द ही उनकी ग्रीड ने उन पर काबू पा लिया और वो आगे बढ़े। उन्होंने रॉ मीट को खाना शुरू कर दिया बिना कोई हेजिटेशन दिखाए, भले ही यह फ्लैश एक समय उनके लीडर का था। गॉब्लिन्स की स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर थी, जिसके पास पावर है उसे रिस्पेक्ट मिलता है और जिनके पास नहीं है वो एक्सपेंडेबल हैं। ये रूथलेस बीइंग्स अब हमारे हीरो के वेंजेंस की क्वेस्ट में शामिल थे। अब जब गॉब्लिन ट्राइब उसके कंट्रोल में था, उसने प्लान बनाया कि वो और फीमेल एल्व्स को पकड़कर एक ज्यादा फॉर्मिडेबल गॉब्लिन जनरेशन पैदा करेगा। उसे ये नहीं पता था कि झाड़ियों के पीछे छुपे हुए कोई इस सीन को देख रही थी। यह एक एल्वन स्काउट थी जो गॉब्लिन कैंप को शुरू से ऑब्जर्व कर रही थी। जो उसने देखा वो डीपली ट्रबलिंग था और उसने फैसला किया कि वो यह इंफॉर्मेशन एल्वन विलेज तक पहुंचाएगी। चांद की रोशनी के नीचे इस वर्ल्ड में पेड़ों और अजीब घरों की शैडोज के बीच एक फिगर अस्टॉनिशिंग स्पीड से मूव कर रही थी। एल्फ लड़की एक घर के सामने रुक गई। वो वही थी जिसने चुपके से लाइन चांद की ट्राइब को ऑब्जर्व किया था। इस एल्फ क्लैन की प्रिंसेस कासाना। एक एल्वन गार्ड उसे वापस देखकर बेहद खुश था, लेकिन गार्ड को इग्नोर करते हुए कासाना तेजी से अंदर चली गई। गार्ड चिंतित था और उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, जैसे उसे कुछ ऐसा अंदर दिखाई देगा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। लेकिन कासाना ने ध्यान नहीं दिया और कहा कि उसे अपनी माँ से एक अर्जेंट न्यूज शेयर करनी है। दरवाजा खोलते ही कासाना बोली, माँ, मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। ईस्टर्न फॉरेस्ट में गॉब्लिन ट्राइब में कुछ अजीब हरकतें हो रही हैं। लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो बिल्कुल हैरान रह गई। एल्व्स, जिन्हें नोबल रेस और ब्रेव वॉरियर्स के रूप में जाना जाता है, लेकिन यहाँ एक फ्लर्टेशियस एल्फ थी जो रिवीलिंग आउटफिट में थी और उसके आसपास 3 मेल एल्फ्स थे। कासाना ने शर्म से मुंह फेर लिया, माफी मांगते हुए कहा कि उसे कहीं और जाना है, पर क्वीन की आवाज ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। उसने डिमांड किया कि कासाना रुके और बताए कि ऐसा अर्जेंट क्या है जिसके कारण वो इतनी जल्दी में यहाँ आई। कासाना की आंखों में सीरियसनेस आ गई और उसने फिर से फॉरेस्ट में गॉब्लिन ट्राइब का जिक्र किया, पर क्वीन अनइंटरेस्टेड दिखी। उसने गॉब्लिन्स को लो इम्पोर्टेंस का समझा, कमजोर और गंदे क्रीचर्स के रूप में। कासाना ने जल्दी से समझाया, मैंने डीमन फॉरेस्ट में एक भालू का कंकाल देखा, पूरी तरह से चबाया हुआ। वहां संघर्ष के निशान और कई गॉब्लिन फुटप्रिंट्स जमीन पर थे। वो भालू शायद डीमन फॉरेस्ट के गॉब्लिन्स ने मारा है। वो जायंट बेयर वहां प्रैक्टिकली सबसे ताकतवर क्रीचर था। गॉब्लिन उसे मारने के लायक नहीं लगते। उसकी आवाज में चिंता झलक रही थी। कुछ दिन पहले मैंने गॉब्लिन लीडर को एक यंग गॉब्लिन के हाथों मरते देखा। मुझे लगता है कि बेयर की मौत उसी गॉब्लिन से जुड़ी हो सकती है। क्वीन को नए लीडर के बारे में जानकर हल्की हैरानी हुई, पर वो ज्यादा परेशान नहीं लगी। उसकी अटेंशन इंक्रीजिंग गॉब्लिन नंबर्स पर अटक गई। उसने सर्वेंट्स को अपने काम पर जाने का इशारा किया और कासाना को आदेश दिया कि वो एक ग्रुप को गॉब्लिन्स खत्म करने के लिए लीड करे, पर उसने कहा कि कुछ गॉब्लिन्स को जिंदा छोड़ दिया जाए। ये कोई काइंडनेस नहीं था। क्वीन का इरादा उन गॉब्लिन्स के दिलों को निकालकर अपने ट्राइब के एल्फ मर्दों के लिए टॉनिक तैयार करने का था। कासाना, जो पोशन के इफेक्ट्स के बारे में पूरी तरह से जानती थी, इस बात पर वो शर्मा गई। कासाना की डिलीजेंस की वजह से क्वीन ने उसे रात के लिए एक मेल एल्फ का ऑफर किया और पूछा कि क्या कासाना की कोई खास इच्छा है। इस रिवॉर्ड पर कासाना एम्बेरस हो गई और जल्दी से कहा कि उसके पास आज रात और काम है और तुरंत अपनी माँ को अलविदा कह दिया। वापस लाइन के कैंप में गॉब्लिन्स आपस में डिस्कशन कर रहे थे। जमीन पर एल्फ ट्राइब का एक नक्शा रखा था जिसे लिन टीन के सबऑर्डिनेट्स ने पूरी रिसर्च के बाद तैयार किया था।
ट्राइब में कुल 30 हाउसेस थे जो सभी ऊंचाई पर स्थित थे। लिन तियन ने अपने सबॉर्डिनेट की तारीफ की और उसे ट्राइब को हराने पर 2 एल्फ लड़कियां इनाम में देने का वादा किया। उसने सबको आयरन के वेपन्स बनाने का इंस्ट्रक्शन दिया। गॉब्लिन्स 2 एल्फ लड़कियों का प्रॉमिस सुनकर बेहद एक्साइटेड थे और उसने सबको अपने वेपन्स रेडी करने के लिए कहा। लेकिन लायन को दूसरे ट्राइब पर हमला करने में एक्साइटमेंट नहीं थी। इस दुनिया में स्ट्रेंथ ही सर्वाइवल का फैसला करती थी और अगर उसने अपनी ट्राइब को मजबूत नहीं किया तो उनका डिस्ट्रक्शन तय था। उसने सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज किया और नोट किया कि गांव में 30 हाउसेस हैं। अगर हर हाउस में 2 एल्विस रहते हैं तो टोटल 60 एल्विस होंगे। 10 एल्व्स जो माइन को गार्ड कर रहे हैं, उन्हें मिलाकर ट्राइब के कम से कम 70 मेंबर्स होंगे। गॉब्लिन लीडर की मौत के बाद से लिन तियान ने गॉब्लिन्स को वेपन्स क्राफ्टिंग और मॉन्स्टर हंटिंग में ट्रेन किया था, जिससे उनकी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट आया था। उसकी कमांड में गॉब्लिन्स ने जंगल में तूफान की तरह तबाही मचाई। उन्होंने कई मॉन्स्टर्स को मारकर खा लिया। इन मॉन्स्टर्स को खाकर गॉब्लिन्स को नए एबिलिटीज मिली, जैसे टस्क अटैक्स और स्टोन जैसी स्किन, जिससे उनकी डिफेंस 15 पॉइंट्स तक बढ़ गई। और भी स्किल्स थीं, जैसे साइलेंट मूवमेंट और वेनम प्रोटेक्शन। हर गॉब्लिन को मॉन्स्टर्स खाने से स्किल्स तो नहीं मिली, लेकिन ट्राइब की ओवरऑल स्ट्रेंथ काफी इंप्रूव हो चुकी थी। कुछ गॉब्लिन्स तो लेवल 18 तक पहुंच गए थे, जिनके स्टैट्स काफी हाई थे। सिंपल आयरन स्पीयर्स और आर्मर के साथ उनकी टोटल स्ट्रेंथ 250 हो गई थी। ट्राइब के गॉब्लिन्स की एवरेज स्ट्रेंथ अब 200 थी, पर फिर भी एल्फ ट्राइब की कलेक्टिव स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंटली हायर थी। ये सोचकर लिन तियन थोड़ा अनईजी महसूस कर रहा था, क्योंकि एक खतरनाक बैटल सामने था। उसने थरो प्रिपरेशन के लिए सिमुलेशन सिस्टम यूज करने का डिसाइड किया ताकि एक इफेक्टिव अटैक स्ट्रेटजी बनाई जा सके। सिमुलेशन शुरू हुआ और उसने दिखाया कि लिन तियन ने एक बड़ी गॉब्लिन आर्मी को एल्फ ट्राइब पर हमला करने के लिए लीड किया। वो विक्ट्री को लेकर कॉन्फिडेंट थे, लेकिन एल्व्स ने तुम्हें एम्बुश किया और गॉब्लिन्स को ट्रैप में फंसा दिया। तुम एल्फ लीडर के द्वारा कैप्चर किए गए और वार्निंग के तौर पर डीमन फॉरेस्ट में लटका दिए गए। एंड ऑफ सिमुलेशन। उसने सोचा कि उसका प्लान तो फ्लॉलेस था, लेकिन असल में इस प्लान को कोई और कंट्रोल कर रहा था और रिजल्ट में स्कोर 0 आया और उसे कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। जैसे ही सिमुलेशन खत्म हुआ, लीन का ध्यान किसी और के कंट्रोल में फ्रेज पर अटक गया। शुरू में उसे ये समझ नहीं आया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि इसका सिर्फ एक मतलब हो सकता है। उसकी ट्राइब पर एल्व्स की नजर थी। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद की और कंसंट्रेट किया। गॉब्लिन्स में शार्प हियरिंग और शार्प स्मेल होती है, तो थोड़ी सी फोकस के बाद वो किसी भी इरेगुलरिटी को डिटेक्ट कर सकता था। जल्द ही उसके सेंसेस ने कुछ अनफेमिलियर साउंड्स नोटिस किए। दूर देखते हुए उसने कुछ स्ट्रेंज साइंस देखे। उसी समय एल्व्स अपनी ट्राइब की तरफ लौट रहे थे। कसाना उनके आगे थी। उसे हैरानी हो रही थी कि गॉब्लिन ट्राइब ने उसकी ट्राइब के खिलाफ हमला करने का फैसला किया है। शुरुआत में वो एक स्क्वाड लेकर उन्हें खत्म करने आई थी, लेकिन कैंप पर पहुंचते ही उसने देखा कि गॉब्लिन्स में काफी बदलाव आ गया है, खासकर लिन तियन के प्लान्स के बारे में जानने के बाद। वो वापस जाकर अपनी माँ को इन्फॉर्म करना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे देख लिया गया और एरोज बरसने लगे। अब कसाना जमीन पर घायल और डरी हुई पड़ी थी। चारों ओर दूसरे एल्वेस के लाइफलेस बॉडीज बिखरे थे। दूर से लिन और उसके गॉब्लिन साथी धीरे धीरे पास आ रहे थे। उनके फेसेस पर मैलिशियस ग्रिन्स थी। वे एक जीवित एल्फ को पाकर थ्रिल्ड थे। कसाना ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। घाव अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे तीर में झर था। लिन तियन उसे इतनी आसानी से कैप्चर करके हैरान था। उसने कहा कि वो सही समय पर आई थी। फिर उसने अपने सबऑर्डिनेट्स को आदेश दिया कि सारे एल्व्स को पकड़ लो। अगले दिन गॉब्लिन्स ने पूरी बाल्टी पानी फेंककर एल्वन लेडी कसाना को जगाया। जैसे ही कसाना होश में आई, लिन चुपके से पीछे से आकर उसके मुंह को पकड़ता है। गॉब्लिन मिनियंस ने अपने बॉस को बताया कि उन्होंने फीमेल एल्फ को उसके लिए बचा कर रखा है। इस बीच लिन ने सोचा कि गॉब्लिन के बॉडी फ्लूइड्स का फीमेल क्रीचर्स पर खास असर होता है, जैसे कि पैरालिसिस और एक्साइटमेंट। अब मेट्रियार्कल एल्व्स को हराने के चांसेस और भी ज्यादा थे। लिन ने गॉब्लिन के बॉडी फ्लूइड्स का इस्तेमाल किया, लेकिन कसाना हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो पूरी ताकत से चिल्लाने लगी और लिन को घटिया गॉब्लिन कहने लगी। एल्वन महिला समझ नहीं पा रही थी कि गॉब्लिन्स की हिम्मत कैसे हो गई, एक प्रिंसेस को किडनैप करने की और एल्वन ट्राइब पर हमला करने के सोचने की। ये सुनकर लिन ने उसका मुंह जोर से दबाया, लेकिन वह बोलती रही। उसने याद दिलाया कि केवल उनकी क्लैन मदर की वजह से गॉब्लिन्स अभी तक जिंदा हैं, नहीं तो पूरा एल्वन ट्राइब उन्हें कब का मिटा चुका होता। उसने चेतावनी दी कि अगर उसके सिर का एक बाल भी हिला तो उसकी माँ गॉब्लिन्स को कभी नहीं छोड़ेंगी। ये सुनकर लिन मुस्कुराने लगा और उसने एल्वन लड़की को जमीन पर फेंक दिया। उसने फिर से कहा कि एल्वन लड़की के मुंह में जो स्पिरिट है वो गॉब्लिन्स के मुंह में पाई जाने वाली स्पिरिट से अलग है। भले ही उसके गॉब्लिन मिनियंस बेवकूफ थे, लेकिन वो इतना भी बोल्ड नहीं थे कि उससे झूठ बोल सकें। फिर भी प्रिंसेस यही कर रही थी।
लिन ने प्रिंसेस को समझाया कि एल्व्स आसानी से पूरे जंगल के गॉब्लिन्स का खात्मा कर सकते थे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में गॉब्लिन्स जंगल में सिर्फ इसीलिए नहीं रहते थे क्योंकि एल्वन क्लैन मदर दयालु थी। लिन ने यह नहीं बताया कि ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन उसने उसी रात गोब्लिन ट्राइब को लेकर इन्वेस्टिगेशन का फैसला किया। उसने अपने 2 मिनियन को अलग अलग जाकर बाकी के 2 एल्व्स की स्किल्स को हासिल करने का हुक्म दिया। यह सुनकर एल्वन प्रिंसेस हैरान रह गई, जो कुछ भी करने में असमर्थ थी। लिन ने लड़की की ओर देखा और अगला कदम सोचने लगा। जैसे ही वह लड़की के करीब गया, वह जोर से चिल्लाई और कहा कि लिन इससे बच नहीं पाएगा। उसकी डेस्परेट चीखें हवा में गूंजने लगीं, जिससे माहौल में एक डरावनी आहट छा गई। तभी एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। अब ये तुम खुद से समझ जाओ कि नोटिफिकेशन क्यों आई होगी। लिन को लेवल कैप 30 पर पहुंचने की बधाई दी गई। चूंकि लिन ने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हासिल कर ली थी, उसकी एक्सपीरियंस को 50 एचपी में कन्वर्ट किया गया और स्ट्रेंथ और डिफेंस में 10-10 का इजाफा हुआ। लिन ने एल्फ स्किल्स स्टेल्थ और नाइट विजन भी हासिल कर ली। रात का दृश्य बदलते हुए हम एल्वन ट्राइब के ट्री हाउस में पहुंचे, जहां कई मेल एल्व्स ग्रोन करते हुए क्लैन मदर से कह रहे थे कि अब वो और ज्यादा नहीं कर सकते। एल्वन मदर मुस्कुराई और उन्हें समझाया कि उनकी कोशिशें काफी थीं, क्योंकि उनकी पोशंस पहले ही खत्म हो चुकी थीं। वो अब और ज्यादा रोक नहीं सकते थे। क्लैन मदर कुछ मायूस लगी। उसने एक मेल एल्फ से कहा कि अगर उसे इस नतीजे का अंदाजा होता तो वो पिछली बार और ज्यादा गॉब्लिन्स पकड़ कर लाती। सारे काम खत्म होने के बाद क्लैन मदर ने अपने गार्ड से कासाना की गैर मौजूदगी के बारे में पूछा। गार्ड ने जल्दी से बताया कि प्रिंसेस काफी देर से गायब थी और उसे काफी पहले लौट आना चाहिए था। गार्ड ने फिर क्लैन मदर से पूछा कि क्या वो कुछ और लोगों को कसाना की तलाश में भेजना चाहती है, ताकि वो और गॉब्लिन्स को मार सकें और ट्राइब में वॉरियर्स का लेवल बढ़ा सकें। ये सुनते ही क्लैन मदर ने अपने सिर पर हाथ रखा और गार्ड को कुछ वॉरियर्स के साथ गॉब्लिन ट्राइब में जाकर एल्वन प्रिंसेस को किसी भी तरह सपोर्ट करने का आदेश दिया। तभी एक ईवल वॉइस ने घोषणा की कि उनकी एल्वन प्रिंसेस उस दिन घर वापस नहीं लौटेगी। गार्ड, जिसने अपनी तलवार लगभग निकाल चुकी थी, उसने चिल्लाया कि किसने क्लैन मदर के कमरे में बिना इजाजत घुसने की हिम्मत की है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, गॉब्लिन्स के तीरों ने उसे उसी जगह पर गिरा दिया, जबकि क्लैन मदर ने आसानी से अपने हाथ से तीर को पकड़ लिया। लेकिन यह सब बेकार था, क्योंकि लिन और दूसरे गॉब्लिन्स पहले ही कमरे में घुस चुके थे। उन्होंने क्लैन मदर को बताया कि एल्वन प्रिंसेस गॉब्लिन्स द्वारा कैद कर ली गई है और वो जल्द ही लिन का बच्चा पैदा करेगी। इस घटना का मतलब था कि गॉब्लिन ट्राइब और एल्वन ट्राइब अब एक ही परिवार बन चुके थे। इस खबर से नाराज होकर क्लैन मदर ने अपनी पीठ के पीछे से तलवार खींची और चिल्लाकर पूछा कि लिन ने एल्वन प्रिंसेस के साथ क्या किया है। एल्वन क्लैन मदर के गुस्से भरे सवाल के बावजूद लिन मुस्कुराता रहा, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। इससे क्लैन मदर और भी ज्यादा गुस्से में आ गई और उसने चिल्लाया कि वो लिन को एक झटके में मार देगी। वो जबरदस्त रफ्तार से उस पर झपटी, लेकिन लिन के अगले शब्दों ने उसे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। उसने शांत स्वर में कहा कि उसकी पूरी ट्राइब इस वक्त मारी जा रही है और दर्द झेल रही है, और अगर वह शांति से सरेंडर कर देती है तो शायद वो उसके साथ अच्छा बर्ताव करेगा। लेकिन जैसे ही उसने हमला किया, उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर हिल नहीं पा रहा है और वो जमीन पर गिर गई, इस बात से पूरी तरह से हैरान कि उसके साथ क्या हो रहा है। जमीन पर लेटी एल्वन क्लैन मदर ने सुना जब लिन ने ईवल स्माइल के साथ उसे बताया कि जिस तीर को उसने अभी पकड़ा था, उसमें गॉब्लिन के बॉडी फ्लूइड्स थे। एक बार संपर्क में आने के बाद ये फ्लूइड्स शरीर को जल्दी से पैरालाइज्ड कर देते हैं। अब लिन ने क्लैन मदर से ईमानदारी और सहयोग की मांग की। उसकी अनिच्छा के बावजूद एल्वन क्लैन मदर को अपनी स्थिति के कारण मजबूर होकर मानना पड़ा। लिन ने तुरंत उसे पकड़ लिया और टूल्स को अपग्रेड करने और स्टिमुलेटिंग ड्रग्स बनाने की बात करने लगा। उसे एहसास हुआ कि हमेशा से ही एल्व्स ने गॉब्लिन्स का इसी तरह एक्सप्लॉयटेशन किया है। उसने क्लैन मदर का मजाक उड़ाया और कहा कि शायद उसने भी कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन गॉब्लिन्स खुद आकर एल्व्स से अपना हिसाब चुकता करेंगे। लिन ने अपनी तलवार तेजी से खींची और उसे एल्वन महिला की गर्दन पर दबा दिया। क्लैन मदर ने सोचा कि ये गॉब्लिन शायद वही नया लीडर है जिसके बारे में कसाना ने बताया था। अचानक एल्वन मदर को कई दर्द भरी चीखें और मदद की गुहारें सुनाई देने लगीं। उसने लिन से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन लिन बस मुस्कुराते हुए बोला कि एल्वन ट्राइब के साथ वही हो रहा है जो गॉब्लिन ट्राइब के साथ हुआ था। फिर लिन ने उसे खींचकर खिड़की के पास ले जाकर दिखाया। क्लैन मदर वो तबाही का मंजर देखकर सन्न रह गई। गॉब्लिन्स मासूम एल्वन ट्राइब के लोगों का कत्लेआम कर रहे थे और उनकी चीखें हवा में गूंज रही थीं, क्लैन मदर से मदद की गुहार लगाते हुए। गुस्से से भरी एल्वन मदर ने लिन का सामना किया और पूछा कि उसने ट्राइब के साथ क्या किया है। लिन ने एक कोल्ड स्माइल दी और कहा कि वो तो बस दुनिया में संतुलन वापस ला रहा है, जैसा होना चाहिए था। गॉब्लिन्स की ताकत अब इस संतुलन की गवाही दे रही है। फिर लिन ने गंभीर चेहरे के साथ समझाना शुरू किया कि अब एल्व्स और उनकी क्लैन मदर काफी कमजोर हो चुके हैं। पहले जब एल्वन ट्राइब ताकतवर था, उन्होंने बेरहमी से गॉब्लिन्स का कत्ल किया था, तो अब
जब गॉब्लिन्स मजबूत हो गए हैं, वो स्वाभाविक रूप से बदला लेना चाहते हैं। लिन को हैरानी हो रही थी कि क्लैन मदर इतनी सी बात नहीं समझ पा रही। उसने उसके करीब जाकर कहा कि उसे और ज्यादा ताकतवर गॉब्लिन वॉरियर्स की जरूरत है और इसके लिए उसे अब भी उसकी मदद चाहिए। बिना किसी झिझक के लिन ने चाकू निकाला और क्लैन मदर की गर्दन पर दबा दिया, यह चेतावनी देते हुए कि एल्व्स के साथ आगे क्या होगा, यह फैसला क्लैन मदर के रवैये पर निर्भर करता है। एल्वन मदर के सामने अपने लोगों के दर्द को देखना उसकी आत्मा को तोड़ देने वाला था। उसे समझ में आ गया कि वो कुछ भी नहीं कर सकती सिवाय इसके कि लिन से अपने ट्राइब के बच्चों की जान बख्शने की भीख मांगे। उसे अब भी उम्मीद थी। क्लैन मदर किसी भी हद तक जाने को तैयार थी और आखिर में उसने लिन के बच्चों को पैदा करने के लिए हामी भर दी। अगली सुबह गॉब्लिन विलेज में आसमान साफ था और नजारा खूबसूरत, लेकिन हवा में एक भारी मायूसी का एहसास था। कसाना, जो अब कैद में थी, अपनी माँ एल्फ क्वीन से मिलती है। अपनी माँ को देखकर खुश होने के बावजूद कसाना को आने वाले वक्त के लिए एक गहरी निराशा महसूस हो रही थी। एल्फ क्वीन ने कसाना को गले लगाते हुए अफसोस के साथ कहा कि उसने गॉब्लिन्स को इतना अंडर एस्टिमेट किया। उसने ये सोचा भी नहीं था कि उनकी ताकत एल्व्स से इतनी ज्यादा हो जाएगी। अब जब सिर्फ औरतें और बच्चे ही बचे हैं, एल्फ ट्राइब पूरी तरह से डिफेंसलेस हो चुका है। उनके पास अब अपनी रक्षा का कोई साधन नहीं बचा है। वो एल्फ लड़कियां जो कभी अपनी ब्लड लाइन की रक्षक थीं, अब गॉब्लिन्स द्वारा कैद कर ली गई हैं और स्लेवरी के जीवन में धकेल दी गई हैं। ये निर्दयी प्राणी लड़कियों का इस्तेमाल सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए करना चाहते हैं, जो एल्फ क्वीन के दिल को चीर देने वाली बात है। उसे यह एहसास हुआ कि उसके लोग अब सिर्फ कैदी बनकर रह गई हैं, जिनका अब गॉब्लिन ट्राइब के साथ ही जीना मरना है। इसके बावजूद क्वीन ने कसाना से कहा कि उम्मीद मत खोना। जैसे ही वो अपने कैद में बैठे थे, लिन वहां आया और उन्हें उनके डार्क फ्यूचर के लिए तैयार होने को कहा, ये वादा करते हुए कि अगर वो साथ देंगे तो उन्हें खाना मिलेगा, लेकिन विरोध करने पर मौत दी जाएगी। एल्फ क्वीन ने लिन को शांति से आश्वासन दिया कि वो समझती है, हालांकि उसके असली जज्बात छुपे हुए थे। जब उसने छोटे एल्व्स को मासूमियत से गॉब्लिन बच्चों के साथ खेलते देखा, तो क्वीन के अंदर का मैटरनल इंस्टिंक्ट जाग उठा। उसने लिन से विनती की कि उसे बच्चों की देखभाल करने दे, बताते हुए कि वो उसके अपने बच्चों जैसे ही प्रिय हैं। लिन, जो कभी इंसान था, एक माँ और बच्चों के बीच के रिश्ते को अच्छे से समझता था, जिससे उसे क्वीन की बात पर गौर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि वो हिचकिचा रहा था, तभी सिस्टम ने उसे एक नई मिशन दी, मदरली लव। उसी वक्त गाबो ने लिन के पास आकर कहा कि वो खुद सारे बच्चों को संभाल नहीं सकती। उसने आग्रह किया कि लिन एल्फ क्वीन को यह जिम्मेदारी लेने दे, और लिन को उसकी बात का महत्व समझ में आने लगा। गॉब्लिन ट्राइब का फ्यूचर बड़ी संभावनाओं से भरा हुआ है, क्योंकि उनकी बढ़ती ताकत ट्राइब की ओवरऑल स्ट्रेंथ को बढ़ाने का वादा कर रही है। इसे समझते हुए लिन ने एल्फ क्वीन की रिक्वेस्ट को मान लिया। फिर उसने अपनी स्ट्रेंथ को असेस करने का प्लान किया और पाया कि उसने अपग्रेड के रिक्वायरमेंट्स पूरे कर लिए हैं, जिससे उसे नए स्टैट्स मिले, जो थे ब्लड फर्स्ट 20, स्ट्रेंथ फर्स्ट 30 और डिफेंस फर्स्ट 30। ये उसे हैरान कर गया, खासकर जब बाकी बचे हुए स्टैट्स अपने आप एट्रीब्यूट पॉइंट्स में बदल गए। एक हल्की मुस्कान के साथ लिन ने सेल्फ एनहांसमेंट की अपनी राह पर आगे बढ़ने का फैसला किया, ये मानते हुए कि उसकी करंट स्ट्रेंथ लोअर को चुनौती देने के लिए काफी है। जैसे जैसे एल्व्स चाइल्ड बर्थ के लिए तैयार हो रहे थे, उसके एम्बिशंस भी बढ़ते जा रहे थे। एक और महीना बीत गया गॉब्लिन कैंप में, और बच्चों की चीखों से माहौल भर गया, क्योंकि पहले बैच के बच्चे पैदा हो चुके थे। इस चमत्कार के बावजूद माओ को यह देखकर डर लगा कि उनके बच्चे गॉब्लिन जैसे दिखते थे, जिस कारण उन्होंने उन बच्चों को अपना मानने से इनकार कर दिया। लेकिन गॉब्लिन्स अपनी सुपीरियर वाइटैलिटी के लिए जाने जाते हैं, और कम्युनिटी फलती फूलती रही। लिन ने क्यूरियोसिटी से गाबो से पूछा कि कितने बच्चे पैदा हुए हैं, तो उसने बताया कि अप्रॉक्स 30 से 40 बच्चे हैं। उनकी बातचीत अचानक कसाना की चीख से कट गई, जो तुरंत लिन के लिए चिंता का कारण थी, क्योंकि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। बिना किसी देरी के लिन उसकी तरफ दौड़ पड़ा। कासाना, जो कि बच्चे को जन्म देने वाली थी, चारों ओर से चिंता से घिरी हुई थी, जबकि एल्फ क्वीन उसके पास खड़ी होकर उसे सहारा और हिम्मत दे रही थी। क्वीन की पूरी कोशिश के बावजूद कासाना मुश्किल में दिख रही थी और उसकी हालत गंभीर लग रही थी। घबराई हुई क्वीन ने लिन से सहायता की गुहार लगाई, ये जानते हुए कि यह कसाना का पहला चाइल्ड बर्थ था और उसकी जान को खतरा हो सकता था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए लिन ने गाबो को डिलीवरी में मदद करने के लिए कहा। एल्फ क्वीन हैरान रह गई, ये देखकर कि एक गाबो जैसी गॉब्लिन को भी ऐसी नॉलेज है। लेकिन कसाना लीन की मौजूदगी से नाराज उससे तुरंत वहां से जाने की मांग करने लगी और कहा कि वो उसे छूने भी न दे। लीन को कसाना का ये रवैया परेशान कर गया और उसने गाबो की सलाह मानकर कहा कि चुप रहो, ये मेरे भी बच्चे हैं। कुछ देर के बाद लिन ने काम पूरा कर लिया और कसाना अब खतरे से बाहर थी। गाबो ने लिन की तारीफ की, ये कहते हुए कि उसने कसाना को बचाने में कमाल की स्किल्स दिखाई। हालांकि लिन को ये एक मामूली काम लगा। थकी हुई कसाना गॉब्लिन बच्चों से घिरी हुई सो गई। अचानक एक चीख हवा में गूंज गई, जिसने लिन का ध्यान खींच लिया। चीख की दिशा में एक खूबसूरत एल्फ, जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था, बंधी हुई थी और उसके पास में 2 एडल्ट गॉब्लिन्स खड़े थे।
उस एल्फ की कमजोर कोशिशों को अनदेखा करते हुए गॉब्लिन्स उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। हालांकि उन्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, क्योंकि लिन ने तुरंत एक गॉब्लिन को मार गिराया। लिन ने कहा कि सभी एल्व्स को चाइल्ड बर्थ के बाद आराम करने के लिए समय दिया जाए, और अगर किसी भी गॉब्लिन ने उसके आदेश का उल्लंघन किया तो उसे उसके कॉन्सिक्वेंस का सामना करना होगा। उसने यह भी आदेश दिया कि एल्व्स की फूड रेशन में एक अतिरिक्त सेब जोड़ा जाए। इन दयालु निर्णयों ने उसे क्वीन की प्रशंसा दिलाई, जिन्होंने कहा कि लिन किसी भी आम गॉब्लिन जैसा नहीं है। लिन ने पोलाइटनेस से समझाया कि उसके लिए यह सब कॉमन सेंस था। उसका यह सोचना है कि अगर एल्व्स के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए तो वो ज्यादा लॉयल और ओबीडियंट रहेंगे। जैसे ही दिन समाप्त हुआ, लिन ने सिमुलेशंस चलाकर पॉइंट्स इकट्ठा करना शुरू किया, जिन्हें वह नए टेक्नोलॉजीज के लिए एक्सचेंज करना चाहता था। सिमुलेशन ने कहा, एल्फ ट्राइब को सक्सेसफुली कैप्चर करने के बाद गॉब्लिन्स ने अपना बदला लिया और एल्व्स को फर्टिलाइज किया। प्रेगनेंसी के समय के बाद एल्व्स ने ऐसी संतान को जन्म दिया जिनके एट्रीब्यूट्स नॉर्मल गॉब्लिन्स के मुकाबले ज्यादा थीं, जिससे ट्राइब की ओवरऑल स्ट्रेंथ में इजाफा हुआ। इस नई ताकत के साथ यह निर्णय लिया गया कि लोडर और दूसरों से बदला लिया जाए। सिमुलेशन ने उसे 3 चॉइसेस दी। पहला, अकेले जाकर लोडर और उसके साथियों को मारने की कोशिश करो, इसके 50 पॉइंट्स मिलेंगे। दूसरा, गॉब्लिन्स को लीड करते हुए पूरे गांव पर हमला करो और उसे खत्म कर दो, जिससे 30 पॉइंट्स मिलेंगे। या तीसरा, वेट करो सही टाइम आने का और इसके 10 पॉइंट्स मिलेंगे। लिन आग के पास बैठा था, अपने अगले स्टेप के बारे में सोचते हुए। बदला लेने का ख्याल उसके दिमाग में था, लेकिन उसे लगा कि शायद अभी सही समय नहीं है, क्योंकि उसकी करंट स्ट्रेंथ तो लोडर के बराबर है, मगर उसके साथी भी काफी ताकतवर हैं और उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। हालांकि ऑड्स उसके खिलाफ थे, लिन ने अकेले जाने और लोडर और उसके साथियों को खत्म करने के सिमुलेशन को चूज किया। सिस्टम ने कहा कि उसका मौका तब आया जब उसने लोडर को अकेले पाया। उसने इस मौके का फायदा उठाते हुए एक सरप्राइज अटैक किया और लगभग लोडर को मारने में सफल हो गया। लेकिन ठीक उसी समय लोडर की मास्टर सोर्ड सेंट ने बीच में आकर लोडर को लिन के चंगुल से बचा लिया और सोर्ड सेंट ने तुम्हें मार दिया। इस ट्रैजिक मोड के कारण लोडर की टीम कैपिटल की ओर चले गए, जहां वे बिना किसी ट्रेस के गायब हो गए। सिमुलेशन एक कैटास्ट्रॉफिक फेलियर के साथ खत्म हुआ और उसे 30 पॉइंट्स मिले। लाइन ने सोचा कि होली नाइट से टकराने के बाद बचने का कोई रास्ता नहीं था, मगर उसे यह भी नहीं समझ आ रहा था कि ऐसे दूर बिराज के इलाके में आखिर होली नाइट क्या कर रही है, और अगर वो एक पल के लिए होली नाइट से बच भी जाए, लेकिन तब तक लोडर की टीम गांव छोड़ चुकी होगी, जिससे उनका पीछा करना और बदला लेना लगभग असंभव हो जाता। नफरत से भरे और यह महसूस करते हुए कि उसका समय निकलता जा रहा है, लिन ने ह्यूमन विलेज में घुसने का निर्णय लिया, गॉब्लिन ट्राइब को पीछे छोड़ते हुए, जहां यूई, जो उनमें सबसे प्रभावशाली था, अस्थायी रूप से नेतृत्व करेगी। एल्फ क्वीन को शक था। उसे लगता था कि अगर लिन को ह्यूमंस ने पकड़ लिया तो मौत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन लिन को इसकी परवाह नहीं थी। वह ह्यूमंस से बदला लेने के अपने इरादे से अडिग था। लिन के कदम उठाने से पहले एल्फ क्वीन ने इनविजिबिलिटी मैजिक की मदद से उसे सुरक्षा देने का प्रस्ताव दिया, जिससे वह किसी की नजर में न आए। लिन को यह ऑफर अम्यूजिंग लगी, क्योंकि यही वह चाहता था। वह यह देखकर हैरान था कि क्वीन उसकी सुरक्षा के लिए कितनी चिंतित है। क्वीन ने अपनी मैजिक का उपयोग करते हुए अपनी डर जाहिर की कि अगर लिन वापस नहीं आया तो बचे हुए गॉब्लिन्स बगावत कर सकते हैं और एल्व्स के साथ बुरा बर्ताव कर सकते हैं, और इससे उसके बच्चों को भी खतरा है, और सिर्फ लिन की सुरक्षित वापसी ही उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। लिन ये सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था कि एल्फ क्वीन कितनी चालाक थी। उसे अच्छे से पता था कि अपनी सर्वाइवल कैसे सिक्योर करनी है। जैसे ही लिन वहां से निकल रहा था, यूए ने चिल्लाकर कहा कि वो उसकी गैर मौजूदगी में ट्राइब का ख्याल रखेगी और उसे सुरक्षित लौटने की शुभकामनाएं दी। सैनिक सड़कों पर गश्त कर रहे थे। उनकी मौजूदगी पूरे शहर में महसूस हो रही थी, जबकि लीन अंधेरे में छिपकर ये सब देख रहा था। उसने बढ़ी हुई सिक्योरिटी नोट की और सोचा कि शायद सोर्ड सेंट आ चुकी है, क्योंकि वो काफी समय से उसके बारे में जानकारी ढूंढ रहा था, लेकिन अब तक कुछ भी पता नहीं चला था। खबरों की कमी उसे अजीब लग रही थी। सीन बदलते ही लिन खुद को एक सर्कुलर प्लाजा में पाता है, जहां लोग फव्वारे के आसपास इकट्ठा थे। अपनी नजर घुमाते हुए उसने देखा कि लोग एक पोस्टर की तरफ आकर्षित हो रहे थे। जब लिन ने एडवेंचर टीम की नई रैंकिंग्स को देखा तो उसे पता चला कि ब्लेड वॉरियर्स ने प्लैटिनम स्टेटस हासिल कर लिया है। ये रैंकिंग देखकर उसने सोचा कि शायद लोडर फिर से और ताकतवर हो गया है, क्योंकि लोडर एडवेंचरर लिस्ट में पहले स्थान पर था। उसे चिंता हुई कि कहीं उसके बदला लेने का प्लान इस जानकारी की कमी के चलते फेल ना हो जाए, और इसलिए लिन ने भीड़ से दूर जाकर और सुराग ढूंढने की ठानी। सीन फिर से बदलता है और लीन एक बड़े से घर के पास पहुंचता है, जहां से तेज हंसी और जोशीली आवाजें आ रही थीं। अंदर कोई बोल रहा था कि आज सभी को उसकी तरफ से दावत है और सबको जी भरकर पीने के लिए कह रहा था। यह सुनते ही लिन अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे लगा कि शायद ये उसके लिए वो मौका है जिसकी उसे तलाश थी। लिन को एहसास हुआ कि उसने आखिरकार लॉडर को ढूंढ लिया है।
और वह जल्दी से उस इमारत में घुस गया जो एक एडवेंचरर्स इन निकली। अंदर लोडर ऐसे पी रहा था जैसे कल कभी ना आएगा। वहां एक स्टोरी टेलर लोगों को अपनी कहानी सुना रहा था कि कैसे वो मौत के मुहाने पर था। एक 4 हाथों वाले डीमन एप ने उसे लगभग मार ही डाला था। और तभी इफ्रेया और कैप्टन लोडर ठीक समय पर वहां पहुंचे और उन्होंने स्टोरी टेलर की जान बचाई। इफ्रेया भी कहती है कि सही में कैप्टन लोडर अमेजिंग है, क्योंकि वो भी अकेले डीमन को नहीं हरा पाती। तभी एक रिवॉल्व ग्रुप का सदस्य अंदर आता है और ब्लेड वॉरियर्स का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे पहले से ही नशे में धुत स्टोरी टेलर को गुस्सा आ जाता है। दोनों आउटसाइडर्स जाने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके नशे की हालत ने उन्हें आपस में झगड़ने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही दोनों एक दूसरे पर ताने कसने और उकसाने लगे, ये हंगामा सभी का ध्यान खींचने लगा। बारटेंडर इस केओस को देखते हुए मौके का फायदा उठाकर दोनों से बात करता है। वह उन्हें एक हाल की समस्या के बारे में बताता है। लॉन्ग आइलैंड पर एक खतरनाक ड्रैगन अपने ब्रीडिंग सीजन में है, जो मवेशियों का अपहरण कर रहा है और जिसे भी सामने देख रहा है उसे खा रहा है। बारटेंडर ने सुझाव दिया कि अगर वे अपनी ताकत दिखाने के लिए इतने उत्सुक हैं, तो उन्हें ड्रैगन को मारने का काम करना चाहिए। ड्रैगन का जिक्र सुनकर लिन चौंक गया और बारटेंडर ने आगे बताया कि अगर इस खतरे का जल्दी से निपटारा नहीं किया गया तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। जैसे ही ड्रैगन शहर पर हमला करेगा, लोगों में तबाही मच जाएगी। रॉयल कैपिटल समय पर मदद नहीं भेज पाएगी। बारटेंडर को पता था कि शहर की सुरक्षा इतनी मजबूत नहीं है कि इस खतरनाक दुश्मन का सामना कर सके। चाहे कितने भी एडवेंचरर्स मिलकर इसे रोकने की कोशिश करें, ड्रैगन की ताकत के आगे सब बौने साबित होंगे और अंधकार शहर को निगल जाएगा। इस गंभीर स्थिति के बावजूद कैप्टन लोडर पहले की तरह ही घमंडी था और उसने इस खतरे को हल्के में लेते हुए कहा कि ये ड्रैगन बस एक मामूली चैलेंज है और उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। लोडर ने बताया कि अब किसी सीक्रेसी की जरूरत नहीं है। स्वॉर्ड सेंट पहले ही शहर के रास्ते में है। जैसे ही स्वॉर्ड सेंट हमारे साथ मिलकर ड्रैगन को मारने आएगी, तो हमें कैपिटल के ट्रूप्स की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यह मामला जल्द ही हल हो जाएगा। पूरी टीम सेंट समेत कैपिटल वापस लौटेगी। सारे लोग लोडर के इस दावे पर शक कर रहे थे, सोच रहे थे कि वह बस डींगे मार रहा है। हालांकि कुछ लोगों का मानना था कि अगर स्वॉर्ड सेंट इस मिशन का नेतृत्व करेगी, तो वे निडर होकर इविल ड्रैगन और उसके मिनियंस का सामना कर सकते हैं। अगर वे सफल होते हैं तो लोडर निस्संदेह शहर का सबसे बड़ा हीरो बन जाएगा। लोडर ने कहा कि आज वो सभी बहादुर योद्धाओं को ड्रिंक्स पिलाएगा, जो कि स्वॉर्ड सेंट के वेलकम और एडवांस में ड्रैगन को मारने की सफलता का जश्न मनाने का तरीका है। योद्धा इकट्ठा हुए और स्वॉर्ड सेंट के आगमन और ड्रैगन पर जीत का जश्न मनाते हुए टोस्ट किया। सबके जोश का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन लिन, जो अब तक चुपचाप देख रहा था, उठकर बारटेंडर को एक सिक्का थमा देता है। उसका दिमाग उस खतरनाक ड्रैगन के आसन्न खतरे से भरा हुआ था, जो जल्द ही शहर पर हमला कर सकता था। उसे पता था कि वह इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकता। जैसे ही लिन बाहर निकलने लगा, अनसस्पेक्टिंग कैप्टन ने उसे रुककर कुछ ड्रिंक्स एंजॉय करने का इनविटेशन दिया। लिन ने एक मुस्कान के साथ इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि फ्यूचर में पीने के बहुत मौके मिलेंगे। कैप्टन, जो अब विजिबली इरिटेटेड था, उसे लगा कि ये काफी स्ट्रेंज है। सीन बदलता है बसलिंग टाउन की ओर, जहां लोडर महल के अंदर दाखिल होता है और एक लेडी से बोलता है, जिसे वह मास्टर कहकर संबोधित करता है, बताते हुए कि एक गंभीर समस्या है। एक इविल ड्रैगन आसपास घूम रहा था, जिसने शहर के लोगों को कांस्टेंट फियर में जीने पर मजबूर कर दिया था। विलेज के सैनिक एंग्शियसली ड्रैगन के हमले का इंतजार कर रहे थे, खुद को असहाय महसूस करते हुए। जैसे ही लोडर आगे बढ़ा, महिला उसकी ओर मुड़ी और कैप्टन घुटनों के बल बैठ गया। महिला, जो सोर्ड सेंट है और हेवी आर्मर पहने हुए थी, जो उसकी ब्यूटी को और निखार रहा था, उसने पूछा कि क्या लोडर ने उसके द्वारा दिए गए टास्क को पूरा किया है। लोडर ने कंफर्म किया कि उसने लेडी के दिए गए डिजाइन के मुताबिक 10 ड्रैगन हंटिंग क्रॉसबोज तैयार करवा लिए हैं, जो अब शहर के अलग अलग ऊंचे पॉइंट्स पर स्ट्रेटेजिकली लगाए गए थे। सेंट ने कैप्टन को सलाह दी कि क्रॉसबोज को सही से अरेंज करना जरूरी है, क्योंकि अगर इसमें कोई भी कमी हुई तो ये लेडी के लिए बहुत बड़ी निराशा होगी। जैसे ही लेडी खिड़की के पास आई, भीड़ उसकी खूबसूरती की तारीफ में चीयर्स करने लगी। लेकिन उसने फौरन अपने फॉलोअर्स को इलाके को खाली करने के लिए कहा, क्योंकि उसे आसन्न खतरे का एहसास हो गया था। कुछ ही पलों में शहर अफरा तफरी में डूब गया, जब एक विशाल क्रिम्सन ड्रैगन शहर पर उतर आया, जिससे लोगों में डर और दहशत फैल गई। सेंट क्रिम्सन ड्रैगन का सामना करने के लिए आगे बढ़ी। उसने लॉर्डर को आदेश दिया कि वह अपने साथियों को लेकर शहर की दीवार पर चढ़ जाए। इस बीच एक गोबलिन दौड़ता हुआ लिन के पास आया और उसे ड्रैगन के करीब आने और शहर की दीवार पर तैनात कई सैनिकों के बारे में चेतावनी दी। लेकिन लिन ने गॉबलिन को रोक दिया और सभी गॉबलिन्स को कहा कि वह सारा तमाशा चुपचाप देखकर एंजॉय करें। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है, मगर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है गाइस। मेरे चैनल की मैक्सिमम वीडियोस में येलो डॉलर आ गया है।
यानी कि इससे मुझे एक पैसा भी नहीं मिलने वाला। इसीलिए मैंने मेंबरशिप को ऑन कर दिया है, जो कि सिर्फ 49 रुपए की है। तो गाइस प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करिए ताकि मैं उन पैसों से कुछ एडिटर्स हायर करूं और एक एक घंटे की वीडियो फ्रीक्वेंटली डाल सकूं। और जो मेरे मेंबर्स हैं उनको मेरी वीडियो बाकियों से पहले भी देखने को मिलेगी। लेकिन जो लोग 49 रुपए की मेंबरशिप अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बस इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे। और अगर इस मैनहुआ का अगला एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए। चलिए हम फिर मिलेंगे एक नए रिकैप के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।